Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Beast Princess. Chapter 23 अधीर का माफ़ी मांगना। कुशा वॉशरूम से फ्रेश होकर आती है। अधीर फ्रेश होने चला जाता है। जब अधीर फ्रेश होने चला गया था, कुशा अपना नाइट रूटीन पूरा करते हुए अधीर के अजीब बिहेवियर के बारे में सोच रही थी। कुशा ने सोचा हनी जब रेड लाइट एरिया से आए थे तब वो बहुत उदास लग रहा था, लेकिन जब से वह स्टडी रूम से आया है तब से वो कंफ्यूज और किसी सोच में लग रहा है, जैसे अपने अंदर किसी दो चीज़ों से लड़ रहा हो। कुशा ये सोचते हुए अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइजर लगा रही थी। इतने में वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। अधीर बाहर निकलते हुए कुशा को बेड की तरफ देखता है। वहाँ पर कुशा नहीं मिलती। अधीर कंफ्यूज हो जाता है। तभी अधीर की नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गई। वहाँ कुशा को एकटक देखने लगा, पता नहीं क्यों, लेकिन कुशा को देखते ही उसे उसकी बनी जो याद आती थी। उसे ऐसा लगता था उसकी बनी उसके आस पास ही हो। ये सब सोचते हुए अधीर और ज़्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था। अधीर अपने मन में कहा, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ना तो बनी का होकर रह पा रहा हूँ, ना ही कुशा को और अपने रिश्ते को समझ पा रहा हूँ। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तब भी अधीर की नज़र कुशा पर गई। उसे हंसी आने लगी। अधीर ने देखा कुशा बार बार एक हाथ पर ही मॉइस्चराइजर लगा रही थी। ये देखकर अधीर समझ गया वह कुशा कुछ ऐसा सोच रही है जिसमें इतना डूब चुकी है, वह ये भी भूल गई वो अपना नाइट रूटीन पूरा कर रही थी। वो बार बार एक हाथ पर ही मॉइस्चराइजर लगाए जा रही थी। ये सोचते हुए अधीर जाकर कुशा के ठीक पीछे खड़े होकर कॉम्ब लेकर अपने बालों को सेट करते हुए धीमी आवाज में बोला, कुशा क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? ये सुनकर जो कुशा अपनी सोच में थी वो हैरान होकर मिरर से अपने पीछे देखती है। अधीर भी उसे ही देख रहा था। जैसे ही उन दोनों की आंखें मिली, अधीर और खुशी एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। फिर थोड़ी देर बाद अधीर कुशा की आंखों में देखते हुए बोला, मैं मानता हूँ हमारे रिश्ते में नफरत के अलावा कुछ भी नहीं है। इस नफरत की वजह मैं ही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ यह नफरत दूर हो। यह नफरत मेरी गलतफहमी के कारण पैदा हुई है। मैं मानता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। मैंने तुम्हें कुछ ऐसे भी घाव दिए हैं जो कभी नहीं भर सकते, लेकिन मेरी गलती, तुम जो चाहे मुझे सजा दे सकती हो। मैं अपने घाव के दर्द में इतना अंधा हो गया था, मैंने ये भी नहीं देखा मुझे जिसने घाव दिए हैं उनमें और मुझ में क्या फ़र्क है। मैं भी एक बेकसूर इंसान को घाव दे रहा हूँ जो मेरी तरह कभी नहीं भरेंगे। लेकिन अपने अंदर नफ़रत मत रखो। तुम एक सच्चे दिल की लड़की हो। मैं जानता हूँ तुम्हें भी दूसरों से नफ़रत करना पसंद नहीं है। मैंने आज देखा था तुमने किस तरह उस गंदगी जगह में फंसी लड़कियों को बाहर निकाला। उसी तरह मैं भी इस नफ़रत की गंदगी से बाहर निकलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी भी मदद करोगी? चाहे मुझे सजा देकर अपनी नफ़रत को कुछ हद तक कम कर सकती हो। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया है, उसे भूलना आसान नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता हम दोनों की नफ़रत की वजह से मॉम और तुम्हारा रिश्ता रजावत फैमिली के साथ खराब हो। हम दोनों पति पत्नी रहे या ना रहे, लेकिन दोस्तों रह सकते हैं। तुम रजावत फैमिली के साथ अपना रिश्ता रख सकती हो। मैंने ये भी फैसला किया है, अब इस शादी में रहना है या डिवोर्स लेना है, यह फैसला भी तुम्हारा ही है। मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वो मेरे बचपन की दोस्त है। मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकता। ये सुनकर जो कुशा हैरानी से अधीर को देख रही थी, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक नजर आने लगी, जिसे देखते ही अधीर अचानक हैरान हो गया। अधीर की नज़रों में हैरानी देखते ही कुशा ने जल्दी से अपनी आंखों की चमक छुपा ली। वो उसी तरह बिना किसी भाव के अधीर को देखती रही। फिर कुशा बोली, ठीक है, जब आप किसी से प्यार करते हैं, जब तक वह लड़की नहीं आ जाती तब तक मैं इस शादी को एक मौका देना चाहती हूँ। मैं आपके साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको कार्तिक से माफ़ी मांगनी होगी। आपने उसे बिना गलती के थप्पड़ मारा था। ये सुनकर अधीर का मुंह बन गया। उसने आज तक अपनी बनी के अलावा ईशानी से भी सॉरी नहीं कहा था। यहाँ तक उसने अपने मॉम डैड से भी कभी सॉरी नहीं कहा था। उसे अपनी बीवी के भाई से सॉरी कहना पड़ेगा। अधीर का मुंह देखकर कुशा को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, क्या आप माफ़ी मांगेंगे? आपकी माफ़ी पर ही हमारी दोस्ती डिपेंड करती है। ये सुनकर अधीर मन मार कर बोला, ठीक है, मैं माफ़ी मांग लूँगा, मेरी गलती भी थी। फिर अधीर ब्लैंकेट लेकर सोफे पर सो गया।
वहीं कुशा अब बैठकर आराम से लेटकर एक टक छत को घूरने लगी। तभी उससे अधीर की आवाज़ सुनाई दी। अधीर बोला, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? उस लड़की की हरकत की वजह से यह सुनकर कुशा सीलिंग को देखते हुए बोली, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। वो लड़की बेशर्म एक शादीशुदा आदमी तो बताना चाहती थी, उसकी गलती की सज़ा उसे मिल चुकी है। मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? अगर आपकी गलती होती, उस लड़की की जगह आप होते। अभी कुशा अपनी बात भी कंप्लीट नहीं की थी, एक जोर की आवाज़ उस रूम में गूंज जाती। कुशा हैरान होकर उठकर बैठ गई, फिर घुरकर उस आवाज़ की तरफ देखने लगी। उसने देखा अधीर सोफे और कॉफ़ी के बीच पड़ा हुआ अपनी कमर सहला रहा था। उसकी तरफ डरी हुई आंखों से देख रहा है। ये देखकर एक बार के लिए कुशा का मन हंसने को हुआ, लेकिन उसे अपने इमोशन आसानी से छुपाने आते थे। वो बिना किसी इमोशन के अधीर को घूर रही थी। इधर अधीर ने जब कुशा की बात यह सुनकर अधीर उस लड़की की जगह खुद को इमेजिन करने लगा। डर के मारे उछल गया, जिस वजह से सोफे से नीचे गिर गया। ये देखकर कुशा को हंसी बहुत आ रही थी, लेकिन वो बिना किसी एक्सप्रेशन के अधीर को घूर रही थी। ये देखकर अधीर हड़बड़ाकर नीचे से जल्दी से सोफे पर लेट गया, फिर को कंबल ओढ़कर सिर तक अपने मन में बोला, वह तो अच्छा हुआ मैं अपनी सोच में गुम था, वरना अगर उस लड़की को मैंने कुछ भी कहा होता, उस टाइम मेरी यह मॉन्स्टर वाइफ मेरी भी पिटाई कर रही होती। ये सोचकर अधीर की पूरी बॉडी डर के सोफे पर उछल गई। अधीर ने सोफे से नीचे गिरते ही कुशा की तरफ देखा, जो उसे घूर रही थी। उसके घूमने से अधीर को और ज़्यादा डर लगने लगा। वो जल्दी से सोफे पर लेट गया, अपने सिर को झटक कर चादर को सिर ओढ़कर करवट बदल ली। फिर उसने जल्दी से सिर झटका अपनी आंखें बंद कर ली। इधर जैसे ही अधीर ने अपनी चादर ओढ़कर कुशा की तरफ पीठ की, कुशा के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसकी आंखों में एक मजाकिया चमक दिख रही थी। अधीर को इस तरह देख कुशा के होठों पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई। कुशा मन में बोली, ये बचपन वाला डर हनी के अंदर से गया, वरना वो डर वापस लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती, लेकिन थोड़ी मेहनत अभी भी करनी पड़ेगी। बचपन वाले डर के साथ साथ बचपन वाली बनी को भी लाने के लिए अधीर कभी भी उस बनी को इस बनी से जोड़कर नहीं देखेगा। उस बनी में इस बनी में रात को दिन का फर्क है। वो बनी बोली भोली और मासूम थी। ये बनी एक मॉन्स्टर है, जिससे सब डरते हैं। वो बनी सब लोगों से डरती थी। इस कारण अधीर के दिमाग में कभी भी ख्याल नहीं आएगा, मैं ही उनकी बनी हूँ। ये यकीन दिलाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। इससे पहले कोई मेरी तो दो आइडेंटिटीज़ में से किसी एक आइडेंटिटी का फ़ायदा उठाएं। ये सोचते हुए कुशा कब नींद के आगोश में चली गई, पता भी नहीं चला। इधर अधीर को भी नींद आ गई थी। अगली सुबह अधीर और कुशा रूम। अगली सुबह कुशा आराम से छोटे बच्चों की तरह बेड पर टेढ़ा मेढ़ा होकर सो रही थी। उसका मुंह हल्का सा खुला हुआ था, जिससे बच्चों की तरह लार निकल रही थी, पिलो पर गिर रही थी। इस वक्त कुशा के चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत थी, कुशा को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था। इस वक्त कुशा के मुंह से लार को निकलते देखकर कोई भी अजीब से घिन महसूस करें, लेकिन अधीर को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसे तो अच्छा लग रहा था। कुशा में मासूमियत है, वरना उसे तो लगा था कुशा बस हार्टलेस है, उसमें बिल्कुल भी मासूमियत नहीं बची है। लेकिन वह ये देखकर खुश था। वह जानता था ज़्यादा हार्टलेस होना भी अच्छा नहीं है। ये वही मॉन्स्टर है जो बिना किसी से रहम दिखाए अपने दुश्मनों को बेरहमी से अपने रास्ते से हटा देती है। कल जिसने भी कुशा का रेड लाइट एरिया में वो खतरनाक रूप देखा था, जब वो कुशा को इस तरह देखता वो 100% बोलता, ये कोई और ही लड़की की, यह वो लड़की ही नहीं सकती। ये कितनी मासूम है। अधीर कुछ देर कुशा को देखते हुए अपने मन में बोला, ये कितनी मासूम और प्यारी लग रही है। जब नींद से उठते ही एकदम हार्टलेस और इमोशनल लेस बन जाती है। इस तरह खुद को कठोर दिखाना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ उसकी एक्टिंग नहीं बल्कि असली ओरा भी महसूस होता है। कुछ तो ऐसा है जिसने इसे इस तरह बना दिया है। इसने शायद बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, जिस वजह से इसने अपने अंदर की मासूम बच्ची को अंदर दफन कर दिया है। तब इसका दिमाग एक्टिव होता है। वह बच्ची इसके शरीर के अंदर दफन हो जाती है। तब इसका दिमाग सोता पर होता है। तब इसके अंदर की मासूम बच्ची बाहर आती है। अभी वो मासूम बच्ची बाहर आ गया। ये सोचते हुए अधीर मन में सोचा, मुझे कुशा की इन्वेस्टिगेशन दोबारा करनी चाहिए।
मुझे लगता है इसके साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है। यह इतनी हार्टलेस बनी है, वरना इतना बेरहम और बिना इमोशन के रहना इतना आसान नहीं होता है। जब अधीर देखता है कुशा अभी जागने वाली है, वो वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब कुशा की नींद खुलती है, वह चारों तरफ रूम में देखती है, अधीर मौजूद नहीं है। जब उसे अधीर कहीं भी नहीं दिखता, तब जल्दी से पिलो उठाकर अपना मुंह साफ करते हुए अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोली, यह मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी मैं अकेली सोती हूँ तब मैं बच्ची कैसे बन जाती हूँ। मैं ऐसे तो बहुत हार्डलेस हूँ, लेकिन जब सोते टाइम मेरी ट्रेनिंग मेरे कोई काम नहीं आती है। ये सोचते हुए कुशा फ्रेश होने जाने ही वाली थी। अचानक उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। वो समझ गई, अधीर वॉशरूम के अंदर है। कुशा ने अपने कपड़े लेकर दूसरे रूम में फ्रेश होने चली गई। इधर अधीर फ्रेश होकर नीचे आता है। कुशा से मिलने कार्तिक और उसके मॉम डैड आए हुए थे। उन्हें देखकर अधीर जाकर कार्तिक मॉम डैड के पैर छूता है। वह भी अधीर को आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा हमारी बेटी ने बहुत कुछ झेला है, उसका हमेशा ख्याल रखन। ये सुनकर अधीर हाँ में सिर हिला देता है। अधीर का मन हो रहा था वह उनसे पूछे क्या झेला, लेकिन वह अभी यह नहीं पूछ सकता था। वो जाकर कार्तिक के बगल में बैठ गया। कार्तिक को देखते ही उसे याद आया, उसे कार्तिक से माफ़ी मांगनी है। वह कार्तिक से कुछ बोलने वाला था, इतने में कार्तिक बोला, गुड मॉर्निंग जीजू। ये सुनकर अधीर ने कार्तिक की तरफ से सिर हिलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग और आई एम सॉरी मैंने तुम्हें कल चाटा मारा। तभी अचानक एक जोरदार आवाज़ आई। सब लोगों ने आवाज़ की तरफ देखा तब हैरान हो गए, ये किस चीज़ की आवाज़ थी और उन लोगों ने ऐसा क्या देख लिया। इतने हैरान हो गए, क्या कार्तिक अधीर को माफ़ कर देगा? चैप्टर 24 पहली रसोई की रस्म और धमाका। अधीर फ्रेश होकर नीचे आया। उसने देखा कार्तिक और उसके मॉम डैड राधेश्याम जी और राधिका आए हुए थे। उन्हें देखकर अधीर राधेश्याम जी और राधिका जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता, फिर जाकर कार्तिक के पास बैठ जाता है। कार्तिक अधीर को देखकर उसे ग्रीट करता हुए बोला, गुड मॉर्निंग जीजू। अधीर कार्तिक की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाता। तब उसे याद आता है, कल उसने कुशा से वादा किया था वो कार्तिक से माफ़ी मांगेगा। अधीर का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसे पता नहीं क्यों कुशा की बात ना मानना अच्छा नहीं लगा। वह कार्तिक की तरफ देखकर बोला, आई एम सॉरी कार्तिक। ये सुनकर कार्तिक हैरान हो गया। अचानक पीछे से सीढ़ियों पर कुछ करने की आवाज़ आई। जब सब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, कवि मुंह खोले नीचे देख रही थी। सब लोगों को लगा कवि को कुछ हो गया है, लेकिन जब उन लोगों ने कवि के नज़रों का पीछा किया, सब लोगों का हैरानी से खुला का खुला रह गया। थोड़ी देर पहले विक्रम के रूम में कवि और विक्रम फ्रेश होकर नीचे आ रहे थे। वो अभी सीढ़ियों पर ही पहुंचे थे। कवि विक्रम को कुछ बता रही थी। कवि विक्रम को किटन के बारे में बता रही थी। तभी विक्रम की कानों में ऐसा कुछ सुना जिसे वो सुनकर हैरान हो गया। उसका पैर सीढ़ियों पर स्लिप हो गया। वो कवि की आंखों के सामने ही सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गया। सारे घरवाले विक्रम को कंफ्यूजन और हैरानी में देख रहे थे। ये देखकर विक्रम अधीर की तरफ उंगली करके हर कराते हुए बोला, भाई ने माँ फी माँ गी। ये सुनकर एक बार फिर किसी के गिरने की आवाज़ आई। सब लोगों ने देखा कि राघवेंद्र जी सोफे से नीचे गिर गए। ये देखकर अधीर मुंह बनाते हुए अपने मन ही मन बोला, नौटंकी कहीं की, पता नहीं कितनी ज़्यादा नौटंकी करते हैं। इधर नीति जी भी अपना मुंह हैरानी से खोले अधीर की तरफ देख रही थी। कात्यायनी जी भी हैरान थी, जो कि वह जानती थी उनका पोता कितना खड़ूस, एक्डू और घमंडी है। उसकी डिक्शनरी में सॉरी कभी था ही नहीं, फिर यह आज इसकी डिक्शनरी में कैसे ऐड हो गया। अपनी तरफ सब लोगों को इस तरह देखते जैसे उन लोगों ने एलियन देख लिया हो। अधीर का मुंह बन गया, लेकिन तभी सीढ़ियों के ऊपर से किसी के हंसने की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही सब लोगों ने अपना सर उठाकर देखा। सब लोग और ज़्यादा हैरान हो गए। विक्रम खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, आज कितने सदमे लगने हैं, ये ठंडी खडूस मॉन्स्टर भी इस तरह क्यों हंस रही है। दरअसल कुशा दूसरे रूम में फ्रेश होकर नीचे आ रही थी। तभी उसने अधीर को कार्तिक से माफ़ी मांगते हुए देखा। कुशा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुशा के पास एक टैलेंट था, वो किसी की भी लिपसिग से बता सकती थी वह क्या बोल रहा। इस वजह से जब कुशा ने ध्यान से अधीर के लिप्स को देखा, वह समझ गई अधीर क्या बोल रहा है। अचानक आवाज़ आई, जिस वजह से कुशा ने आवाज़ की तरफ देखा था।
विक्रम सीढ़ियों से नीचे गिरा पड़ा था। ये देखकर कुशा भी हैरान हो गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने एक और आवाज़ सुनी थी। उसमें नज़र घुमाकर देखा राघवेंद्र जी सोफे से गिर गए थे। अभी कुशा इन सबसे हैरान थी। उसकी नज़र अधीर पड़ गई, जो अजीब सा मुंह बनाते हुए सब घरवालों को कोस रहा था। अधीर के अजीब मुंह देखकर कुशा को अधीर बहुत ज़्यादा क्यूट और फनी लग रहा था, जिस वजह से कुशा को हंसी आ गई। कुशा ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इधर सब घरवाले जो हैरानी से कुशा को देख रहे थे, वह प्यार से देखने लगे। इधर अधीर भी कुशा को गौर से देखने लगा। कुशा हंसते हुए किसी परी की तरह लग रही थी। उसने इस वक्त एक रेड कलर की अनारकली सूट और हाथों में चूड़ा, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, बालों को खुला छोड़कर आधे बालों कंधे पर गिरा रखे थे। माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी, होठों पर लिप बाम और कानों में छोटे छोटे डायमंड ईयर रिंग, पैरों में मोजड़ी। इस वक्त कुशा किसी परी से कम नहीं लग रही थी। ऊपर से उसकी हंसी इतनी प्यारी हंसी सुनते ही सब लोगों के दिल में एक सुकून का एहसास हुआ। जब कुशा को अचानक अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस हुई, वो हंसना बंद करके सब लोगों की तरफ देखती है। सब लोग उसे प्यार से देख रहे थे। ये देखकर कुशा अपना चेहरा दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा लेती है। उसकी आंखें नम हो गई थी। जब वो मलिक फैमिली में कभी जोर से हंसती थी, उसकी दादी उसे डांटते हुए बोलती थी, तुम लड़की होकर धीरे नहीं हंस सकती क्या? इस तरह खिलखिलाकर हंसने की क्या ज़रूरत है? तुम कोई हूर की परी नहीं लगती, एक बिगड़ैल खानदान की बदतमीज लड़की लग रही हो, जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वह बेशर्म की तरह हर काम करती रहती है, चाहे हंसना ही क्यों हो। ये सब याद आते ही वो एक बार फिर राजावत फैमिली की तरफ देखती है। जब कुशा ने देखा राजावत फैमिली उसे अपनी चमकती हुई आंखों से ऐसे देख रही है, जैसे बोल रही हो, तुम इस तरह हंसते हुए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही हो। हम चाहते हैं तुम इसी तरह हमेशा हंसती रहो। ये सब देखकर कुशा का मन भारी हो गया। कुशा को अचानक याद आया, उसका हनी भी हमेशा जब वह हंसती थी, उसे इसी तरह चमकती हुई आंखों से देखता था, जिस तरह रजावत फैमिली देख रही है। ये सब याद आते ही कुशा ने अपने चेहरा घुमाकर अधीर की तरफ देखा। उसकी आंखें सीधा अधीर से जा मिली। कुशा एक सुकून का एहसास हो रहा था। इधर राधेश्याम जी और राधिका जी इतने खुश थे, उनकी खुशी के मारे आंसू बहने लगे थे। वह बस एक टक कुशा को घूर रहे थे। इधर अधीर भी ध्यान से कुशा को देख रहा था। उसने भी नोटिस किया, कुशा के चेहरे पर खुशी के बाद एक अजीब सा दर्द दिखाई दिया, जिससे अधीर समझ नहीं पा रहा था वो किस बात का दर्द था। लेकिन जब उसकी नज़र राधिका जी और राधेश्याम जी की तरफ गई, उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गए। इस बार एक बूंद आंसू उसकी आंख से निकलाकर नीचे गिर गया। भले ही उस आंसुओं को किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन यह अधीर की आंखों से नहीं बच सका। अधीर मन ही मन बोला, मैंने इसे इतना टॉर्चर किया, यह मेरे आगे गिड़गिड़ती भी नहीं आती रहती थी, लेकिन इसकी आंख में कभी एक आंसू की बूंद नहीं देखी। लेकिन यह आज इस तरह आंख में आंसू क्यों है? क्या कुशा के लिए कार्तिक के मॉम, डैड, राधिका और राधेश्याम जी इतने ज़्यादा मायने रखते हैं? वह अपने आंसुओं की कंट्रोल नहीं कर पाई। दरअसल कुशा अपनी मासूमियत छुपाकर एरोगेंस और खड़ूस दिखने की कोशिश करती थी, लेकिन आज पहली बार कुशा मासूमियत भरी साइड लोगों के सामने आई थी। कुशा जल्दी से राधेश्याम जी और राधिका जी के पास आकर उनके गले लगकर सुकून से आंखें बंद कर लेती है। कुशा को आज पहली बार इतना सुकून महसूस हुआ था। उसे राधिका जी के गले लगकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी माँ से ही मिल रही हो। इधर राधिका जी भी कुशा को गले से लगा लेती है। इधर कवि को विक्रम ने सब कुछ बता दिया था। कवि भी राधिका और राधेश्याम जी से मिलती है। उनको भी कवि बहुत ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन कवि थोड़ी देर उन लोगों के पास रुकने के बाद कवि विक्रम लेकर अपने पेट सैम किटन जिम्मी के पास चली जाती है। कवि अभी अपनी मम्मा को उसके मॉम डैड के साथ टाइम बिताने देना चाहती थी। उसे पता था उसके नाना नानी इतनी जल्दी तो वापस नहीं जाने वाले। अभी उसकी उनसे पूछा था, वो लोग शाम रुक रुक कर जाएंगे। राधिका जी और राधेश्याम जी ने भी कुशा की बात पर हाँ में सिर हिलाया था। कुछ देर बात करने के बाद अचानक कात्यायनी जी बोली, आज तुम्हारे मॉम डैड भी आए हुए हैं, क्यों ना तुम अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर लो। ये सुनकर सब लोग अपनी चमकती हुई आंखों से कुशा को देखने लगते हैं।
इधर राधिका जी और राधेश्याम जी के साथ साथ कार्तिक भी पहली बार कुशा के हाथ का खाना खाना चाहता था। इधर अधीर भी कुशा के हाथ का खाना टेस्ट करना चाहता था। पूरी फैमिली को अपनी तरफ उम्मीद से भरी आंखों से देखते देखते हैं। अभी कुछ बोलने ही वाली थी, सुलक्षणा बुआ जी बोली, अभी मत कहना, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता, फिर तुम कैसे मेरे बेटे अधीर के लायक हो सकती हो। ये सुनकर अधीर घुर अपनी बुआ जी को देखता है। इधर कुशा कुछ बोलते रुक जाती है, फिर वह उठकर किचन की तरफ चली जाती है। कुशा को किचन में गए हुए बहुत टाइम हो गया था। इतने में बाहर से कवि विक्रम का हाथ पकड़े उछलती हुई लिविंग रूम की तरफ आ रही थी। इधर विक्रम भी अपने फोन में कुछ करते हुए आ रहा था। तभी कवि राधिका और राधेश्याम जी के बीच में बैठते हुए बोली, नानू नानी मेरी मम्मा कहाँ पर है। ये सुनकर अचानक नीति जी बोली, कवि बेटा तुम्हारी मम्मी किचन में है, अपनी पहली रसोई की रस्म निभा रही है। ये सुनकर एक बार के लिए हैरान होकर विक्रम भी उन सब लोगों की तरफ देखने लगा। इधर कवि भी हैरान हो गई, फिर हैरानी में बोली, दादी माँ ये पहली रसोई की रस्म क्या होती है। ये सुनकर नीति जी उसे बताने लगी, ये रस्म जब नई बहू घर में पहली बार रसोई में कुछ मीठा बनाकर घरवालों को खिलाती है, उसके बदले में सगुन के गिफ्ट मिलते हैं। वो ये बोलते हुए अचानक अपना सर उठाकर देखती है। वह हैरान हो जाती है। उन्होंने देखा कवि और विक्रम बेहोश में होकर पड़े थे। इस बार कोई आवाज भी नहीं आई। विक्रम जैसे खड़ा था वैसे ही पीछे की ओर गिर गया था। कवि सोफे पर ही बेहोश होकर राधिका जी की गोद में लुढ़ गई थी। इधर पूरी फैमिली भी हैरान होकर उन दोनों को ही देख रही थी। अचानक सुलक्षणा बुआ जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने विक्रम के ऊपर पानी से भरा जब डाल दिया। ये देखकर विक्रम बनबनते हुए बोला, यह आप लोगों ने क्या बोल दिया, क्या कुशा सच में किचन में खाना बनाने गई है। तो ये सुनकर नीति जी हाँ में से हिलाते हुए बोली, हाँ बेटा सच में वह अपनी पहली रसोई की रस्म निभाने गई है, लेकिन इसमें बेहोश होने वाली कौन सी बात थी। ये सुनकर विक्रम नीति की तरफ देखकर बोला, उसने आपको किचन में जाने से मना नहीं किया। ये सुनकर नीति जी एक बार फिर ना में सिर हिला देती है। विक्रम बोला, मैं आपको अभी एक ट्रेलर दिखाता हूँ, आपको ट्रेलर दिखाता हूँ। मम्मा ये बोलकर काउंटिंग करने लगा। जैसे ही उसने 4 तक काउंटिंग, अचानक ही किचन में से एक खतरनाक धमाका हुआ, जिसे सुनकर सब लोग वाले डर के मारे उछलकर कोई सोफे पर गिर गए, कोई नीचे गिर गया। सब लोग मुंह और आंखें खोले किचन की तरफ देख रहे थे। इधर कवि और विक्रम अपना सिर पकड़कर लिविंग रूम में नीचे बैठे थे। इधर सुलक्षणा जी डर के मारे जमीन पर रेंगते हुए अपने रूम की तरफ जा रही थी। तभी ईशानी जो उस धमाके को सुनकर नीचे आ रही थी, वो सुलक्षणा बुआ जी की हरकत देखकर बुरी तरह हंसना चाहती थी, लेकिन उसने देखा किचन से काला धुआं निकल रहा है। सब लोग लिविंग रूम में हैरानी से बैठे हैं। उसने अपना सिर पकड़ते हुए सोचा, यहाँ पर घर में इतना बड़ा धमाका हो गया, ये सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ सामने क्या देख रहे हैं। तभी ईशानी ने देखा विक्रम और कवि अलजी एक्सप्रेशन के साथ बैठी उन सब लोगों को देख रहे हैं, जैसे वो हताश, उन्हें यही उम्मीद हो। तभी ईशानी ने ध्यान से देखा, लिविंग रूम में कुशा मौजूद नहीं थी। ईशानी जब लिविंग रूम में आई तब सब लोग अपने होश में आकर दौड़ते हुए किचन की तरफ गए। उनके साथ ही ईशानी भी किचन में पहुंची। वहां की हालात देखकर सब लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। चैप्टर 25 विक्रम पर इल्जाम। जब सब लोगों ने जाकर किचन को देखा, हैरान हो गए। पूरे किचन में धुआं ही धुआं भरा पड़ा था। उसे देखकर अधीर दौड़कर जाकर खिड़की खोली। अभी अधीर ने खिड़की खोली ही थी, अचानक कुछ नम सा होकर उसके ऊपर गिरा, जिस वजह से अधीर अपनी जगह पर जम गया। उसकी हिम्मत भी नहीं हुई ये चेक करने की उस पर क्या गिरा। थोड़ी देर बाद जब खिड़की से सारा धुआं बाहर चला गया, तभी सब लोगों ने देखा कि कुशा एक छोटे बच्चे की तरह मासूम एक्सप्रेशन के साथ गैस पर पड़े खाने को देख रही है। उसके आसपास सब्जी बिखरी हुई है। अभी कुशा के ऊपर सीलिंग से आकर कुछ चावल कुशा के चेहरे पर गिरे। कुशा में इस वक्त जो रेड अनारकली सूट पहना था, उस पर आटा और मसाले लगे हुए थे। कुशा के बालों में भी मसाले और आटा घुसा हुआ था। अब कुशा लाल परी, रंग बिरंगी परी लग रही थी। उसके चेहरे पर जगह जगह आटा और मसाला लगे हुए थे, जिस वजह से वह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसके ऊपर चावल सब्जियां भी चिपकी हुए थे। वो घूरकर सीलिंग को देखने लगी। ये देखकर सब लोग भी ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हैं। वहां पर बहुत सारे चावल चिपके हुए थे। तभी विक्रम की नज़र अधीर पड़ गई, जिस पर तरह तरह की सब्जियां और चावल लगे हुए थे।
ये देखकर विक्रम और कवि पेट पकड़कर जोर जोर से हंसते बोले, ये पिछली बार से भी खतरनाक था। ये सुनकर सब लोग कंफ्यूजन में विक्रम और कवि की तरफ देखने लगते हैं। दरअसल कुशा आपको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। वो जब भी खाना बनाने की किचन में जाती थी तभी किचन में धमाका जरूर होता था। कुशा जब किचन में आई थी उसने कुकर में चावल चढ़ा दिए थे। कढ़ाई में तेल डालकर उसमें सब्जी डालकर मसाले डाल रही थी। कुशा के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो अपने बालों को साइड में कर रही थी जिस वजह से सारे मसाले उसके चेहरे और बालों पर लग गए। थोड़ी देर बाद कुशा आटा बर्तन में डालकर जैसे ही उसमें पानी डालने वाली थी इतने में अचानक कुकर में धमाका हुआ। सारा आटा और सब्जी और चावल जाकर सीलिंग से चिपक गए। बाकी का सामान पूरे किचन में बिखर गया। कुशा अभी भी हैरान थी। वह आसानी से अच्छे खाना बना रही थी। अचानक धमाका हुआ कैसे? सब कुछ तो परफेक्टली जा रहा था। अभी इतनी सोच में थी, अचानक किचन के दरवाजे से पर उसे हलचल सुनाई दी, लेकिन उसने किसी भी हलचल पर ध्यान ना देकर वो इस सोच में खोई हुई थी। वो खाना परफेक्टली बना रही थी, फिर उसकी गलती हुई कहा। तभी अचानक वहां से काला धुआं फैला हुआ था। वह हटने लगा। फिर कुशा ने अपनी तिरछी नज़र से देखा। पूरी फैमिली उसे हैरानी से दरवाजे पर खड़ी घूर रही है। ये देखकर कुशा कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी उसके ऊपर सीलिंग पर मौजूद चावल आकर गिर गए जिसे वह हैरान होकर सीलिंग की तरफ देखकर सोच रही थी, क्या उसकी बेइज्जती कम रह गई थी? जो चावल ने भी अचानक उसके ऊपर गिरकर उसकी कमी भी पूरी कर दी। अभी कुशा ये सब कुछ सोच ही रही थी, अचानक उसके कानों में विक्रम और कवि के हंसने की आवाज़ आई। तब वो भी हैरानी से नीचे लोटपोट होकर हंसते विक्रम और कवि की तरफ देखने लगी। वो एक साइड उंगली कर कर हंस रहे थे। जब उसके साथ पूरी फैमिली ने भी उस दिशा में देखा, अधीर सदमे के कारण स्टेचू की तरह खड़ा था। उसके बालों में गाजर, आलू, चावल पड़े थे। उनमें मौजूद मसाला बहकर उसके चेहरे पर आ गया था। ये देखकर पूरी फैमिली हंस हंस कर लोटपोट हो गई। वो भी विक्रम और कवि का साथ देने लगे। विक्रम को याद आया, तकरीबन 1 साल पहले कवि की जिद पर कोई सा खाना बनाने किचन में गई थी। विक्रम उसके साथ रहकर रिकॉर्डिंग कर रहा था। वह हर चीज़ में परफेक्ट लड़की की कुशा के कुकिंग टैलेंट को रिकॉर्ड करना चाहता है जिसे वह सेव कर सके। कुशा ने खाना बनाया, उसमें इतनी परफेक्ट लड़की और मॉन्स्टर हाथ का खाना खाया जिस वजह से रिकॉर्डिंग कर रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था आगे उसके साथ क्या होने वाला है। कुशा आराम से खाना बना रही थी, इधर विक्रम भी आराम से रिकॉर्डिंग करते हुए कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खा रहा था। अचानक एक धमाके की वजह से एक कुकर उड़ता हुआ सीलिंग की तरफ गया। वही कुकर सीलिंग से टकराकर सीधा विक्रम की तरफ आ रहा था। इस धमाके की वजह से विक्रम का ध्यान भी कुकर पर ही था। जब उसको कुकर को अपनी तरफ आते हुए देखा, विक्रम जल्दी से उस जगह से साइड हट गया। विक्रम ने देखा वो कुकर सीधा जाकर जहां पर वो बैठा था वहां पर उल्टा हो गया है। ये देखकर विक्रम समझ गया, अगर वो वहां पर मौजूद होता, वह कुकर सीधा जाकर उसके सर में टकराता, वो उसे चोट पहुंचाता, वह अलग और उसमें मौजूद सब्जी, मसाले और तेल भी उसके बालों को चेहरे पर लग जाते। ये सब सोचकर वो गुस्से से कुशा की तरफ देखता है जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। ये देखकर विक्रम कंफ्यूज हो जाता है। तभी कुशा गुस्से भरी आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खाना बनाते टाइम डिस्टर्ब करने की? तुम्हारी वजह से मेरा सारा टाइम, खाना और मेहनत बेस्ट हो गई। ऊपर से किचन भी खराब हो गया। अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है, तुम्हें सारा किचन साफ करना है, दोबारा खाना बनाकर कवि के लिए लाना है। कवि को ये पता नहीं चलना चाहिए वह खाना तुमने बनाया है। कवि को यही जानना है, बस उसके लिए ये खाना मैंने बनाया है। ये बोलते हुए वह वहां से बाथरूम की तरफ चली गई। इधर हैरान विक्रम अपने मन में बोला, मैंने क्या किया? मैंने कब उसे डिस्टर्ब किया? मैंने कब उसका खाना, मेहनत, टाइम वेस्ट किया? विक्रम कंफ्यूजन में खड़ा था। अचानक उसे याद आया, अगर उसने पनिशमेंट पूरी नहीं की, शायद कुशा उसे बादल के पास छोड़ दे। ये सोचते ही विक्रम का पूरा शरीर कांप गया। वह फटाफट अपनी पनिशमेंट पूरी करने लगा। दरअसल कुशा के पास एक बादल नाम का बब्बर शेर था। वह कुशा के ऑर्डर पर इंसान को इतना परेशान करता था, ना तो उसकी जान बाकी रहती थी और ना ही उसकी जान जाती थी। जब तक इंसान बेहोश नहीं हो जाता तब तक बादल उसे डराता था। इधर कुशा को भी अपना पिछला किचन एक्सपीरियंस याद आ गया। उसकी आंखें चमक उठी।
फिर वो विक्रम को गुस्से से घूरते हुए बोली, विक्रम तुम्हारी हंसी की वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई, मेरा खाना और किचन सब वेस्ट हो गया, साथ ही आज मेरी पहली रसोई थी, वह भी अधूरी रह गई। अब चुपचाप हंसना बंद करो, मेरी जगह पर खाना बनाओ। कुशा ने बड़ी ही चालाकी से विक्रम पर यह इल्जाम डालने की कोशिश की थी, लेकिन उसके शब्दों की वजह से अधीर जो सदमे में था, वो झटके से सदमे से बाहर आया, कुशा की तरफ मुंह खोलकर देखने लगा। इधर घरवाले जो हंसी से लोटपोट हो रहे थे, उनकी हंसी भी अचानक रुक गई। वो लोग कुशा को ऐसे देखने लगे जैसे किसी एलियन को देख लिया हो। इधर कवि भी हैरान होकर कुशा की तरफ देखकर अपने मन में बोली, अरे मेरी मम्मा कितनी भोली भाली है, वो ये भी नहीं देख रही, उसने सबके सामने गलती कर दी है। फिर भी वह डैड के ऊपर इल्जाम डालने की कोशिश कर रही है। अगर एक बार के लिए हैंडसम अंकल पर इल्जाम डाल दी, शायद उनकी बात पर कोई यकीन भी कर लेता। कवि ने अपने मन में कहा, भगवान मुझे ही इतनी बेवकूफ़ मम्मा क्यों दी, उनके बेवकूफ़ी भरे झूठ ने सबके सामने बेइज्जती करवा दी। ये सोचकर वो अपने सर पर हाथ रखकर कुशा को ऐसे देखने लगी जैसे एक माँ अपने बच्चे की बेवकूफ़ी पर उसे देखती है। इधर घरवाले के मन में भी यही चल रहा था, कुशा सच में इतनी मासूम है, फिर वह कुछ ज़्यादा ही चालाक जो सबके सामने ही भी अपनी गलती का इल्ज़ाम विक्रम पर डाल रही है, फिर उसे ही खाना बनाने को बोल रही है। अभी वो सब लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक विक्रम बोला, भाभी मैंने क्या किया। तभी कुशा ने बस एक शब्द कहा, बादल। विक्रम फटाफट खड़ा होते हुए बोला, हाँ मैंने ये सब किया है। विक्रम जल्दी से खड़ा हुआ, फिर जल्दी किचन साफ करने लगा। ये देखकर सारे लोग और ज़्यादा सदमे में चले गए। इधर कवि ने उन लोगों को सदमे में देखकर सबसे कहा, मम्मा के पास एक बब्बर शेर है, जो मम्मा के ऑर्डर पर इंसान को तब तक परेशान करता है तब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। डैड को एक बार मम्मा ने किसी गलती के कारण बादल के पास छोड़ दिया था। उसी रात डैड को बुखार आ गया था। बादल ने कुछ नहीं किया था, बस डैड देखकर घुर रहा था, लेकिन डैड ने डर के मारे कब के ही बेहोश हो गए थे। फिर एक दिन तक बुखार भी रहा था। कवि की बात सुनकर और घरवालों का रिएक्शन महसूस कर कुशा को भी एहसास हो गया, उसने चालाकी दिखाने के चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इधर अधीर बोला, बेटा आपकी मम्मा ने इतने बड़े शेर के सामने आपके डैड को छोड़कर ही उन्हें डरा दिया था, फिर उस बब्बर शेर के कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। अगर उसके सामने मुझे छोड़ दिया जाता, शायद 10 दिन तक मैं बेहोश रहता। तुम्हारे डैड को बस एक दिन के लिए ही बुखार आया था, मुझे अपनी बीवी से बचकर रहना होगा, फिर जल्द से जल्द इससे दोस्ती करनी ही पड़ेगी। यह बोलकर अधीर ने राहत की सांस ली की थी। अचानक अधीर की इमेजेस में ही दुनिया में अधीर को दिखा। अधीर ने कोई गलती कर दी। कुशा ने गुस्से में आकर एक बड़े से शेर के सामने एक ही पिंजरे में उसे छोड़ दिया, ये याद करते हैं। अचानक अधीर कांप उठा। वो जल्दी से अपने होश में आकर कुशा की तरफ प्यार से देखने लगा, फिर अपने मन में बोला, मुझे कुछ भी करके अपनी बीवी का दिल जीतना ही होगा, जिसे मुझे कभी इस तरह की पनिशमेंट से ना गुजरना पड़े। उसने सबके सामने ही खुद गलती करके सारे इल्जाम विक्रम पर डाल दिया है। ये देखकर तो अजीब तरह से हंसते हुए बोली, वो जब कवि और विक्रम गार्डन में जाकर पैट्स के साथ खेल रहे थे, तब मुझे अचानक पैट्स के दर्द में चीखाने की आवाज़ आई थी, इस वजह से मेरा खाना बनाने से ध्यान हट गया। ये सुनकर विक्रम कुशा को ऐसे देखने लगा जैसे बोल रहा हो, बेवकूफ़ किसको बना रही हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन विक्रम के बोलने की हिम्मत नहीं थी, वो चुपचाप वापस अपने काम पर लग गया। इधर कवि भी अपनी मम्मा की पोल नहीं खोलने वाली थी। पूरी फैमिली को कुशा की बात पर विश्वास भी हो गया, उन्हें विक्रम के लिए ये पनिशमेंट अच्छी लगी थी। इधर अधीर जो 2 बार सदमे में जाकर वापस आया था, वह कुशा की तरफ देखकर अपने मन में बोला, तुम सब लोगों को बेवकूफ़ बना सकती हो, लेकिन मुझे कभी भी बेवकूफ़ नहीं बना सकती है। मुझे पता है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें ज़्यादा देर कुकर को छोड़कर उसमें धमाका कर दिया, अब सारा इल्ज़ाम विक्रम को डराकर उसके ऊपर डाल दिया। अधीर तेज कदमों से कुशा की तरफ बढ़ाए, उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए लगभग खींचते हुए अपने रूम के तरफ ले जाने लगा। इधर फैमल भी हैरान हो गए, उन्हें लगा अधिक गुस्से में है। उसके ऊपर किचन का सारा खाना गिर गया था, उसे साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद थी। सब लोगों को कुशा की चिंता हो रही थी, कहीं अधीर को ज़्यादा ना डरते। सब लोग अधीर को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कुशा के साथ पता नहीं कितना ज़्यादा गलत करने जा रहा हो।
इधर कवि सब लोगों के रिएक्शन को देखकर मन ही मन बोली, इन लोगों के रिएक्शन को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये लोग मम्मा के लिए सिंपैथी फेल कर रहे। इधर ईशानी जब से किचन का हाल देखा था तब से ही सदमे में थी। खाना उसे भी नहीं बनाना आता था, वह कभी भी किचन में नहीं रही थी। उसे उस दिन का सोच सोच कर डर लग रहा था, जब वो किचन में जाएगी तो उसका क्या होगा। चैप्टर 26 अधीर की प्यार भरी डांट। अधीर कुशा को लगभग खींचते हुए अपने रूम की तरफ ले जा रहा था। सब लोग भी अधीर के पीछे जाना चाहती थे, लेकिन कात्यायनी जी ने उन सब लोगों को मना कर दिया। फिर सब लोग लिविंग रूम में बैठकर जो अभी अभी हुआ उसके बारे में सोचने लगे। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या हुआ। कुशा अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने गई थी, फिर धमाका हुआ। अचानक विक्रम को खाना बनाना पड़ा। इस पूरी घटना में देखकर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर बेवकूफ़ कौन है और चालाक कौन है। वो इसी कंफ्यूजन में वो लोग बैठे थे। इधर अधीर कुशा का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए उसे अपने रूम की तरफ ले जा रहा था। इधर कुशा अधीर की पीठ को घूरते हुए अपने मन में बोली, क्या आज मेरे खाना बनाने के टैलेंट की वजह से क्या फिर से मुझे वैसे ही काली रातें गुजारनी होगी। ये सोचकर कुशा की आंखें नम हो गई। उसे अधीर के साथ बिताए अपनी शादी के बाद की पहली रात और दूसरी रात याद आने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। भले ही वह कितनी भी स्ट्रॉन्ग और हार्टलेस लड़की थी, लेकिन जब वो जिस इंसान से वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वही इंसान गुस्से में और बिना किसी इमोशन के उसके साथ अपने पति होने की हक से सेक्स करता था, तब कुशा को ऐसा फील होता था जैसे वो इतनी स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी अपने आप को नहीं बचा सकती। उसके खुद के हस्बैंड के द्वारा उसके साथ दरिंदगी करने के बाद भी अपने साथ होने देती है, वो भी बस अपनी कुछ मजबूरियों के चलते। वो अपने प्यार के हाथों से इतनी ज़्यादा मजबूत है, वो अपने साथ दरिंदगी की करने वाले हस्बैंड को सजा भी नहीं दे सकती है। उसके पास उसकी दरिंदगी सहने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। उसके लिए उसके शरीर से भी बढ़कर उसका दिल है। अपने हनी के लिए अपना शरीर क्या अपनी आत्मा, स्वाभिमान, यहाँ तक अपने अस्तित्व को भी खत्म कर सकती है। कुशा अपनी इसी सोच में कब अपने कमरे के रूम में और कब वॉशरूम में पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। अधीर कुशा को लेकर अपने रूम में आता है, फिर सीधा वॉशरूम में लेकर जाता है। कुशा को वॉशरूम में खड़ा करके उसके बालों से चावल और सब्जी हटाते हुए अधीर कुशा को डांटते हुए बोला, बेवकूफ़, जब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तुम साफ साफ मना कर सकती थी। मैंने कल ही तुम्हारे सामने बुआ जी से कहा था, ये घर उनसे ज़्यादा तुम्हारा है। इस घर पर मेरे माँ बाप का हक भी बाद में है, पहले तुम्हारा हक है। तुम्हें अगर कोई काम ना करना हो या फिर ना करना आता हो, तुम्हें बता देना चाहिए। इस तरह बेवकूफ़ की तरह कोई काम करने की क्या ज़रूरत है। अगर वो कुकर तुम्हारे सर पर गिर जाता, अगर किचन में उससे भी बड़ा धमाका होता, शायद उस धमाके के कारण किचन में आग लग जाती, तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता। अगर मैंने दोबारा तुम ही किचन में देखा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अचानक कुशा बोली, क्या आपको मेरी चिंता हो रही है? क्या आप मुझे खोने से डरते हैं? ये सुनकर जो अधीर कुशा को डांटने में बिजी था, वो अचानक अपनी होश में आया। उसे एहसास हुआ वो अभी थोड़ी देर अचानक से ही पहले कुशा के सामने अपने दिल का हाल खोलकर रख दिया था। उसने कुशा को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था। 5 दिन बाद ही उसके सामने अपना दिल का हाल बताने से अधीर शर्मिंदगी फील हुई। अधीर अपने मन में अच्छे से जानता था कुशा को कभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होगा। कुशा उसका ये कोई नया नाटक समझेगी। उसने शादी के दिन और शादी वाली रात भी उसे अपने दिल से अपनाने का नाटक किया था। शायद अभी उसकी केयर को उस धोखे की वजह से नाटक ही समझ रही हो। ये सोचकर अधीर की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने अपनी पलकें झुकाकर अपनी आंखों की नमी छुपा ली। फिर बात बदलते हुए बोला, नहीं, मैं बस मेरे किचन के बर्बाद होने के कारण ही मैं नहीं चाहता तुम किचन में खाना बनाओ और मेरा किचन डिस्ट्रॉय कर दो। फिर तुमने मेरी हालत देखी है। तुम्हारे इस खाना बनाने के टैलेंट की वजह से मैं पूरी तरह से सब्जियों और तेल से ढका हुआ हूँ। चावल मेरे बालों का हिस्सा बन गए हैं। क्या तुम चाहती हो रोज ही मैं इसी तरह तुम्हारे किचन के धमाके के कारण अपने बालों और शरीर पर सब्जी और चावल चिपकाकर ऑफिस जाऊं? वहां पर सब लोग मुझे इस तरह देखकर मेरा मजाक उड़ाकर बोले, सर यह कौन सा फैशन है? क्या मैं उन्हें ये बोलूं ये सब मेरे वाइफ के खाना बनाने के टैलेंट का फैशन है?
तुम ही बताओ, एक इतनी बड़ी कंपनी बॉस इस तरह अपनी वाइफ की खाना बनाने के टैलेंट का शिकार होकर ऑफिस जाते हुए अच्छा लगेगा? क्या उसके एम्प्लॉय उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट कर पाएंगे क्या? ये सुनकर कुशा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी। कुशा साफ देख पा रही थी अधीर, जो कुछ देर पहले एकदम सीरियस होकर उसके लिए केयर भरी बातें कर रहा था, अभी अधीर पूरी तरह बातें बदलकर बोल रहा है। ये समझते कुशा दूसरी तरफ घुमाकर धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, इतना नाटक कर भी रहे हो, वो भी किसके सामने जो आपकी एक ही हरकत ही बता सकती है? आप क्या सोच रहे हो? आप कैसा फील कर रहे हो? ये सोचकर कुशा को याद आता है जब बचपन में एक बार अधीर को बुखार था। फ्लैशबैक, एक बड़े से ग्राउंड में दो छोटी लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी ग्राउंड में खेल रहे बच्चों को देख रही थी। तभी उन दोनों के पीछे एक 10 साल का लड़का आकर खड़ा हो जाता है। फिर वह आकर तुम दोनों में से सबसे छोटी लड़की का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर बड़ी वाली लड़की मुंह बनाते हुए बोली, बनी के हनी, क्या तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते थे? ये ईशू, बनी और हनी थे। ये देखकर वह छोटी बच्ची, जो कि तकरीबन 6-7 साल की थी, वह उस 8-9 साल की लड़की की तरफ देखकर बोली, ईशू, तुम मुझसे क्यों जलन कर रही हो? मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है ना। और बनी के हनी बस उसका ही हाथ पकड़ सकते हैं। वो तुम्हारा हाथ तभी पकड़ सकते हैं जब मैं तुम लोगों के साथ ना हो। जब तक मैं हनी के साथ हूँ तब तक हनी बस अपनी बनी के ही हाथ पकड़ेंगे। दोबारा कभी भी हनी का हाथ पकड़ने के बारे में मत सोचना भी नहीं। ये सुनकर ईशू घुमाकर बड़बड़ाते हुए बोली, जलकुकड़ी कहीं की। फिर वह मुंह बनाकर वापस उन बच्चों को खेलते हुए देखने लगती है। इधर वो लड़का हनी तकरीबन 10-11 साल का था। वह छोटी लड़की यानी बनी की तरफ देखकर छोटी सी स्माइल करते हुए उसका सर थपथपा देता है। ये देखकर वो बनी अपने सर पर रखे हनी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देखते हुए बोली, बनी के हनी, क्या आप मेरे लिए मेरी फेवरेट चॉकलेट लेकर आए हो? ये सुनकर हनी स्माइल करता है, फिर अपनी जेब से एक बड़ी सी चॉकलेट निकालता है, जिसे देखते ही उस छोटी बच्ची की आंखें तारों की तरह चमकने लगती है। इधर ईशू बिना किसी पर ध्यान दिए एक बेंच पर जाकर बैठ गई थी। उसके लिए ये चॉकलेट नॉर्मल थी। डैड रोज इस तरह की ढेर सारी चॉकलेट लाते हैं। ईशू भी अपनी बनी के लिए अपनी चॉकलेट्स में से आधी चॉकलेट लाती थी, लेकिन ये बनी बस अपने हनी के चॉकलेट से ही इतना खुश होती थी, जिसे उसे हनी से भी जलन होती थी। हनी भी बस अपनी बनी के लिए हर चीज़ लाता था, जिसे उसे बनी से भी जलन होती थी। ईशू हमेशा सोचती थी वो भी इन दोनों की दोस्त है, लेकिन ये दोनों हमेशा उसे सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं जब वो इन दोनों से नाराज हो जाती है, वरना ये दोनों एक दूसरे में ही खोए रहते हैं। ईशू को हमेशा लगता था वो इन दोनों से जबरदस्ती अपनी दोस्ती रख रही है। शायद बनी और हनी दोनों ही उसे अपनी फ्रेंड नहीं मानते। इधर बनी और हनी को भी एहसास हो गया था शायद उन्हें ईशू को इग्नोर किया। ईशू उन दोनों से नाराज हो गई। ये देखकर वो दोनों जाकर ईशू के दोनों तरफ बैठते हुए उसके कंधे पर सिर रखते हुए क्यूट सी आवाज में बोले, आई लव यू ईशू। ये सुनकर ईशू की स्माइल करते हुए बोली, आई लव यू मेरे हनी। बनी यह बोलकर उन दोनों के चीक्स पर किस कर देती है, जिसे महसूस कर दोनों चीरते हुए उसे देखकर उसे हंसते हुए बोले, हमें तुम्हें मनाना ही नहीं चाहिए, तुम नाराज होकर बैठी ही अच्छी लगती हो। दोबारा हमारे चीक्स पर किस मत करना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर ईशू उन दोनों को अपने दांत दिखाकर वहां से भाग जाती है। ये देखकर हनी और बनी भी ईशू के पीछे भागते हैं, लेकिन ईशू तभी एक 13-14 साल के लड़के से टकरा जाती है। वो ईशू को धक्का दे देता है, जिसके कारण यीशु जोर से नीचे गिर जाती है। उसके घुटने और हाथों में चोट लग जाती है, जिस वजह से उसे खून निकलने लगता है। यीशु खून को देखकर यीशु जोर जोर से रोने लगती है। यीशु को बचपन से ही खून को देखकर डर लगता था। ये देखकर बनी जाकर यीशु को संभालने ही वाली थी। अचानक उसकी नज़र उस लड़के पर गई, जो शैतानी मुस्कुराहट के साथ नीचे पड़ी ईशानी को देख रहा था। ये देखकर अधीर बिना किसी चीज पर ध्यान दिए बनी उस लड़के के पास जाकर अपने छोटे छोटे हाथों से सीधा उस लड़के को गुस्सा मार देती है, जिससे उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस लड़के को अब बनी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। बनी को गुस्से से देखने लगता है, तभी एक परछाई अचानक उसके सामने खड़ी हो जाती है। उस लड़के के सामने अधीर आकर खड़ा हो गया।
उस लड़के को गुस्से से घूरते हुए बोला, कभी सोचना भी मत इसको हाथ लगाने का, अभी तो तुमने मेरी एक दोस्त को चोट पहुंचाई है, उसकी सजा अभी बाकी है। ये बोलकर अधीर जैसे ही उस लड़के को मारने वाला था, तभी वो लड़का हंसते हुए बोला, वेट भाई, पहले मुझे मारने से पहले मेरी एक शर्त और सुन ले, अगर तूने उस शर्त को पूरा कर दिया मैं तुम्हारी फ्रेंड से माफ़ी भी मांग लूँगा, तुम मुझे जितनी चाहे उतनी सज़ा दे सकते हो। ये सुनकर अधीर भी उस लड़के को गुस्से से बोल रहा था। वह लड़का अंदर ही अंदर आने से डर रहा था। वो लड़का जानता था डैड प्रजापत कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट की जॉब करते हैं, वह नहीं चाहता उसकी शैतानी से उसकी डैड की जॉब चली जाए। अधीर को अपने प्लान में फंसाकर उसे गेम में हराकर अधीर को नीचा दिखाना चाहता था, जिस वजह से यह बात की डैड तक ना पहुंचे और अधीर के डैड कभी भी उसके डैड को जॉब से ना निकाले। ये सोचकर वह मन ही मन खुश था। फिर वो दोनों एक बास्केटबॉल का मैच करते हैं। वहाँ पर एक बास्केटबॉल स्टेडियम था जो बच्चों के लिए ही बना था। वह लोग बास्केटबॉल के तकरीबन 8-9 स्ट्राइक किए थे। उनमें से 5 स्ट्राइक एकदम परफेक्ट गई थी, बाकी सब फेल हो गई थी। ये देखकर वो लड़का परेशान हो गया, उसने अभी तक एक भी स्ट्राइक नहीं दी थी, जिस वजह से उस लड़के के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। अचानक वो लड़का अधीर के पैरों में पैर पसार कर उसे गिरा देता है, जिसके वजह से अधीर के पैरों में बुरी तरह चोट आई थी। लेकिन फिर भी अधीर उस लड़के के सामने बराबर खेल रहा था, लेकिन अंत में गेम कोई भी नहीं जीता। वो लड़का बड़ी आसानी से वहां से चला गया। ये बोलकर, तुम मुझसे एक गेम भी नहीं जीत सकते हो, तुम मुझे अपनी फ्रेंड से माफ़ी मंगवाना चाहते हो। इधर गुल लड़का मन ही मन बोला, मैं जानता हूँ तुम कितना भी अपनी दोस्त से प्यार करते हो, लेकिन तुम कभी भी अपने डैड को यह नहीं बताओगे, तुम मुझसे एक गेम में हार गए। ये सोचकर वो लड़का बड़ी आसानी से अधीर वापस आकर वहां से चला गया था। इधर अधीर के पैर में बुरी तरह टूट गई थी, लेकिन वह अपने दर्द को छुपाते हुए ईशू और बनी के पास आ गया था। बनी आसानी से अधीर के चेहरे का दर्द देख सकती थी, भले अधीर कितना भी अपना दर्द उसे छुपाने की कोशिश की हो। बनी ऐसा बोली, जिसे सुनकर अधीर और ईशू दोनों हैरान हो गए। चैप्टर 27 एटीट्यूड फ्लैशबैक। इधर हनी, अधीर अपनी चोट के दर्द को छुपाते हुए ईशू और बनी, कुशा के पास आ गया था। बानी आराम से हनी के आंखों में उसकी चोट का दर्द देख सकती थी। वो भले ही बच्ची थी, लेकिन वह इतना बता सकती थी, उसका दोस्त उसका हनी जरूर दर्द में है। उसने देखा किस तरह उस लड़के ने उसके हनी को चोट पहुंचाई थी। वो अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद भी कैसे पता नहीं लगा सकती उसका हनी कितने ज़्यादा दर्द में है। उसका हनी ईशू और उसे परेशान नहीं करना चाहता, वो अपना दर्द छुपा रहा है। बनी ने हनी और ईशू की तरफ देखकर बोली, मैं अभी तुम्हारे लिए बैंडेज लेकर आती हूँ। ये सुनकर हनी और ईशू हैरान होकर बनी की तरफ देखने लगे। बनी ने मासूमियत से कहा, उस भैया ने तुम्हें जब किक किया था तब तुम्हारे पैर में चोट लग गई थी। ये सुनकर हनी जल्दी से अपने होश में आया। बनी का हाथ पकड़ते बोला, ऐसा कुछ नहीं है, बस में थोड़ी सी लग गई थी, मुझे ज़्यादा नहीं लगी है। ये सुनकर भी बनी उसकी बात नहीं सुनती। उसका हाथ झटकते हुए वहां से दौड़कर कुछ दूरी पर चली जाती है। जब हनी और ईशू की नज़रों से दूर हो जाती है, पहले मुड़कर देखती है, फिर अपने आसपास घूमने लगती है। कुछ दूरी पर ही उसे वो लड़का हेमंत और उसके दोस्त पार्क में हंसते हंसते बातें करते हुए दिख जाते हैं। इधर ईशू और हनी एक दूसरे की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे अभी कुछ गलत होने वाला हो, लेकिन उन दोनों को पता था अब कोई फायदा नहीं है। फिर भी हनी ईशू के साथ बनी के पीछे जाने लगता है। इधर बनी हेमंत और उसके दोस्तों को देखकर अपने शैतानी दिमाग में कुछ चलता है। फिर बनी इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन बनी को कुछ भी नहीं मिलता। अचानक उसकी नज़र वहां पर मौजूद पानी के पाइप पर जाती है, जिसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठती है। बनी धीरे धीरे कदम रखते हुए उस पाइप के पास जाती है, फिर उस पाइप को उठाकर हेमंत और उसके फ्रेंड की तरफ कर देती है। अपने ऊपर एकदम बर्फ के जैसा ठंडा पानी गिरने से वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। दरअसल वो टाइम सर्दियों का था। उस पार्क में पेड़ों में पानी देने के लिए पानी रखा गया था। जब उन लोगों पर इतना ठंडा पानी पड़ता है, वह लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज उस पार्क में पानी दिया गया था, जिस वजह से वहां पर हल्का हल्का कीचड़ था। अब बनी ने पाइप से वहां पर पानी डाल दिया था, जिस वजह से वहां पर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया था।
जैसे ही हेमंत और उसके दोस्त वहां से भागने की कोशिश करते हैं, अचानक उनका पैर कीचड़ में स्लीप हो जाता है। इसके साथ ही हेमंत और उसके फ्रेंड मुंह के बल उस कीचड़ में गिर जाते हैं। ये देखकर बनी जोर जोर से हंसते हुए उन लोगों पर वैसे ही पानी डालती रहती है। इतने में हनी और ईशू भी वहां पर आकर बनी को रोकने के लिए हनी बनी को पीछे से हग करके अपनी बाहों में उठाकर वहां से ले जाने की कोशिश करता है। इधर ईशू बनी के हाथ से वह पानी का पाइप छीन लिया था, उसे वापस उसी जगह रख दिया। इधर को हेमंत और उसके दोस्त भी दोबारा उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन कीचड़ के कारण फिर से फिसल जाते हैं। इसी तरह वो 3-4 बार मुंह के बल कीचड़ में गिरते हैं। ये देखकर बनी जो खिलखिलाकर हंसते हुए हनी के बाहों से छूटने की कोशिश कर रही थी। इधर हनी और ईशू भी हंस रहे थे, लेकिन वो दोनों बनी को वहां से जल्द ले जाना चाहते थे। उन्हें डर था कहीं हेमंत और उसके दोस्त खड़े होकर बनी को पनिश ना कर दे। ये सोचकर हनी और ईशू थोड़ी देर बाद बनी को वहां से लेकर चले गए। इधर उन बच्चों को इस तरह देखकर पार्क में मौजूद बच्चे और बड़े सब लोग हेमंत और उसके दोस्तों पर हंस रहे थे। ये देखकर हेमंत और उसके दोस्त रोने लगे। भले ही वो 14-15 साल के थे, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट होने से वो रोने लगे। तभी हेमंत जल्दी से खड़ा हुआ, अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। इधर हनी बनी को डांटते बोला, बनी तुमने उन लोगों को परेशान क्यों किया? अगर उन लोगों ने अपने पेरेंट्स को शिकायत कर दी, तुम्हें अनाथ आश्रम की आंटी तुम्हारी पिटाई करेगी। हेमंत और उसके दोस्त हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर बनी को भी याद आया, वह अनाथ आश्रम वाली आंटी बच्चे की शिकायत पर उन्हें किस तरह मारती थी। एक पल के लिए बनी की आंखों में डर दिखा था, लेकिन अचानक ही बनी ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, उस हेमंत के बच्चे ने मेरी हनी को मारा है, मैं इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ सकती हूँ। बनी की बात सुनकर ईशू धीरे से बोली, इसका हनी ही दोस्त है, बनी ने उसे मेरे लिए नहीं मारा। क्या मैं हनी बनी की दोस्त नहीं हूँ? इधर हनी और बनी दोनों ही जानते थे, बनी ने ईशू और हनी दोनों का ही बदला लेने के लिए उन लड़कों को परेशान किया, लेकिन उन दोनों ने ईशू की इस बात पर कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद बनी अपने अनाथ आश्रम चली गई। ईशू और हनी अपने घर चले गए। इधर अगले दिन हेमंत और उसके दोस्त अपने पेरेंट्स के साथ अनाथ आश्रम में आ चुके थे। उसके पेरेंट्स अनाथ आश्रम की आंटी कामना को भला बुरा बोल रहे थे। उनके अनाथ आश्रम की एक बच्ची ने उनके बच्चों की इस तरह हालत की थी, उन्हें रात में बुखार आ गया था, उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा था। इधर जब बनी को अनाथ आश्रम की ऑफिस में बुलाया गया, उनके पेरेंट्स की बात सुनकर बनी के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन उसने जल्दी से अपनी स्माइल को छुपाकर मासूम सी बच्ची बनकर कामना के ऑफिस में एंटर किया। कामना ने जब बनी को देखा, उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल बनी का मासूम चेहरा देखकर कामना का दिल पिघल गया। फिर भी बनी को घुरते हुए बोली, बनी मुझे सच बताओ, कल क्या हुआ? ये सुनकर बनी पहले मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी आंटी कामना की तरफ देखती है, फिर अपने मासूम चेहरे के साथ ही हेमंत और उसके दोस्तों के पेरेंट्स की तरफ देखती है। उन्हें भी ऐसा लगा इतनी मासूम बच्ची कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर बनी मासूमियत से हेमंत की तरफ इशारा करके बोली, इन बड़े भैया ने ईशू और हनी को मारा, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। ये भैया कितने बड़े बड़े हैं, मैं इन्हें क्या कर सकती हूँ? हाँ, जब ये हनी के साथ बेट लगाकर उसे किक मारकर भाग रहे थे, तब इनका पैर फिसल गया था। कल पार्क में कीचड़ में गिर गए थे। ये सुनकर हेमंत के पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आया, वो गुस्से से हेमंत को घूरने लगे। इधर हेमंत के दोस्तों के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को गुस्से से घूरने लगे। इधर हेमंत और उसके दोस्त सदमे में थे, ये बनी साफ साफ झूठ बोल रही थी, फिर छोटे खरगोश की तरह मासूमियत ने सारा इल्जाम उन लोगों पर डाल रही थी। भले ही हेमंत ने हनी के साथ कंपटीशन किया था, फिर उसे चीटिंग करके भी जीता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था वो अपनी करतूत ना बताएं। तभी उस ऑफिस में एक थप्पड़ की आवाज गूंज गई। हेमंत की मॉम ने हेमंत को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी मासूम से बच्ची पर इल्जाम लगाते हुए? ये छोटी सी बच्ची तुम लोगों को कैसे परेशान कर सकती है? इधर उसके दोस्तों के डैड और मॉम ने भी उन सब लोगों को थप्पड़ लगाए। फिर अनाथ आश्रम की आंटी कामना से माफी मांगकर अपने बच्चों को घसीटते हुए वहां से ले गए। लेकिन उन सब लोगों ने ये चीज नोटिस नहीं की।
बनी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, लेकिन हेमंत और उसके दोस्तों ने आसानी से बनी की डेविल स्माइल देख ली थी। लेकिन वह अगर अब कुछ बोलते उनके पेरेंट्स उनकी और ज़्यादा पिटाई करते। उन लोगों ने अपना मुंह बंद करना ही सही समझा। इधर कामना आंटी बनी को घूरते हुए बोली, क्या सच में तुम सच बोल रही हो? कामना आंटी जानती थी वो ईशू और हनी को लेकर कितनी पॉजेसिव थी। इधर तभी हनी और ईशू अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। ईशू के पेरेंट्स मिस्टर नीरज कुलकर्णी और मिसेज रूपा कुलकर्णी और हनी की मॉम मैसेज नियति राजावत आए थे। लेकिन वहां के मामले को खत्म होने के कारण वह लोग बनी के सिर को प्यार से सहलाकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन हनी और ईशू हैरानी से बनी को देख रहे थे। बनी उनकी तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करती है। फिर वो लोग वापस से उस पार्क की ओर जा रहे थे। तभी बनी ईशू ने पूछा, बनी तुम कामना आंटी और हेमंत और उसके दोस्तों के उनके पेरेंट्स के गुस्से से कैसे बची? बनी ने उन्हें सब कुछ बताया। ये सुनकर हनी हैरान होते हुए बोला, तुमसे पंगा लेना तो बड़ा मुश्किल है। ये सुनकर बनी नाक को एक उंगली से ऊपर करते हुए बोली, बनी इज द बेस्ट। फ्लैशबैक एंड तभी अचानक उसके ऊपर पानी गिरा। तब जाकर कुशा अपनी यादों से बाहर आई। इधर कुशा के बालों को साफ करते हुए अधीर ने देखा कुशा किसी सोच में गुम है। उसने उसके ऊपर शावर ऑन कर दिया, जिस वजह से कुशा पर पानी पड़ा। अधीर अपने आप को भी साफ कर लिया। फिर अधीर कुशा को फ्रेश होने का बोलकर अपने रूम से निकलकर स्टडी रूम में फ्रेश होने चला गया था। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद सुलक्षणा बुआ जी अपना मुंह बिगाड़ कर खाना खा रही थी, लेकिन बाकी लोग खुशी से खाना खा रहे थे। विक्रम ने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाया था। कभी कभी खाना खाती, कभी विक्रम के एक्सप्रेशन देखती, जो एक वियर्ड एक्सप्रेशन के साथ खाना खा रहा था। विक्रम बहुत ज़्यादा थक गया था। उसे बिना किसी गलती के पूरा बर्बाद किचन साफ करना पड़ा। उसके बाद इतना सारा खाना बनाना पड़ा, जिस वजह से उसका खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन अगर वह खाना नहीं खाता, शायद उसे कुशा से खतरनाक पनिशमेंट मिलती। वो चुपचाप खाना खा रहा था। सब लोगों ने खाने की तारीफ की। यह देखकर विक्रम को थोड़ा सुकून मिला। फिर सब लोगों ने अपने पास से सुगंध के गिफ्ट निकाले, कुशा को देने लगे। ये देखकर विक्रम का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। ये देखकर कवि ने धीरे से विक्रम का मुंह बंद करते हुए बोली, डैड ऐसी छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में होती रहती है, इट्स नॉर्मल। ये सुनकर विक्रम घूर कर कवि को देखने लगा। फिर वो कवि को घूरते हुए बोला, तुम किसकी बेटी हो, मेरी या उस मॉन्स्टर की? यह सुनकर कवि ने अपनी नाक को अपनी उंगली से ऊपर करते हुए एटीट्यूड के साथ कहा, मैं मैसेज कुशा राजावत की बेटी हूँ। ये सुनकर विक्रम की आंखें फटकर बाहर आने को तैयार थी। अपने डैड की इतनी बुरी हालत देखने के बाद भी उसकी बेटी को उस पर दया आने की बजाय उसे सांत्वना देकर बस अपने आप को उस मॉन्स्टर की बेटी बताने पर गर्व महसूस कर रही थी। लेकिन अचानक ही अधीर की नज़र जब कवि की इस हरकत पर गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो घूर घूर कर कवि को देखने लगा। इधर कवि को अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई। उसने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा। अधीर उसे अजीब नज़रों से घूर रहा था। ये देखकर कवि ने अपनी आईब्रो रेज करके अधीर को ऐसा इशारा किया, आप मुझे क्यों घूर रहे हो? ये देखकर अधीर ने कवि पर से अपनी नज़र हटा ली। अधीर को अचानक ऐसा चेहरा दिखा जो इसी तरह अपनी नाक को एटीट्यूड में अपनी उंगली से ऊपर करता था, इसी तरह अपनी आईब्रो रेज करके इशारा करता था। उसके सामने बनी का मासूम चेहरा दिखने लगा। अधीर को नहीं समझ में आ रहा था, कवि सेम बनी जैसी हरकतें क्यों कर रही है। इधर कुशा ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के सारे सगुन के गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिए। ये देखकर सुलक्षणा बुआ बोली, पहली रसोई की रस्म पूरी नहीं की फिर भी गिफ्ट एक्सेप्ट करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा खाना मेरे बेटे ने बनाया है। ये सुनकर कुशा सुलक्षणा बुआ जी को घुरकर देखती है, जिस वजह से सुलक्षणा बुआ जी डर कर अपना सर नीचे कर लेती है। फिर कुशा विक्रम की तरफ ऐसे देखने लगती है जैसे बोल रही हो, बुआ जी को इसका जवाब दो। ये देखकर विक्रम जल्दी से अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, मॉम आपने क्या देखा है? मैंने खाना बनाया है, सारा खाना भाभी ने बनाया है। ये सुनकर सारे लोग खाना खा रहे थे। उन सब लोगों को ठसका लग गया, सब लोग खांसने लगे। ये देखकर कवि और कुशा ने एक साथ अपने सर पर ऐसे हाथ मारा जैसे विक्रम का कुछ नहीं हो सकता। बेचारे विक्रम ने जब कवि और कुशा की इस हरकत को देखा, विक्रम और ज़्यादा डर गया। शायद उसमें हड़बड़ी में कुछ गलत बोल दिया था।
सारे घर वालों के भी रिएक्शन देखकर भी वह समझ गया था उसने जल्दी में बहुत कुछ गलत बोल दिया था। इधर अधीर कुशा और कवि एक जैसा रिएक्शन देखकर ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। उम्मीद अंडरस्टैंड कर रहा है क्योंकि कवि और कुशा की एटीट्यूड रिएक्शन सेम था। सब बनी से मिल रहा था। चैप्टर 28 चोर की पिटाई। अधीर अभी इस सोच में था कवि और कुशा का एटीट्यूड एक जैसा क्यों है। कवि की हरकतें देखकर उसे कवि में छोटी बानी दिख रही थी। अचानक ही अधीर के मन में ख्याल आया कहीं कवि की मोम ही उसकी बनी नहीं थी। कवि की शक्ल तो वैसे भी विक्रम से मिलती थी। बस आंखों को छोड़कर अधीर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। इधर कुशा ने सारे शगुन के गिफ्ट लिए और खाना खाने लगे। इधर सब लोग खाना खाने के बाद अधीर और राघवेंद्र जी ऑफिस चले गए। विक्रम भी अपने एड सूट के लिए मीटिंग के लिए चला गया। इधर अधीर जैसे ही अपने ऑफिस में एंट्री करता है उसे अपने ऑफिस के बाहर ऑफिस मिस तानी ठाकुर के कार खड़ी मिलती है। उसे देखते ही अधीर अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने केबिन में जाकर रिसेप्शनिस्ट को इन्फॉर्म कर देता है। जब तानी ठाकुर उससे मिलने आए तो बोल दे आज सर किसी मीटिंग के लिए शहर से बाहर गए हैं। रिसेप्शनिस्ट अपने सामने खड़ी मिस तानी ठाकुर को देखती है। फिर वो बोली ओके सर आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। ये सुनकर गुस्से में बोला क्या तुम्हें अपने बॉस से रिस्पेक्ट से बात करना नहीं आता क्या जो तुम मुझे इस तरह बोल रही हो। मैंने कौन सा सामान तुम्हें डिलीवर करने को बोला। इस वक्त रिसेप्शनिस्ट के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी लेकिन फिर भी खुद को शांत रख कर कहा सर आपने अभी मुझे ऑर्डर दिया है। ये सुनकर अधीर को कुछ समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी उसने गुस्से में फ़ोन कट किया। फिर खुद में बड़बड़ाते हुए बोला ये सब के सब मेरी कंपनी में एम्प्लॉय होकर मेरे साथ ही बदतमीजी कर रहे हैं। यह नहीं अपने बॉस से बात करें। अब कंपनी के सारे एम्प्लॉय के अंदर से शायद मेरा डर निकल गया है क्या। मैं इन लोगों के साथ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया क्या। अगर वो रिसेप्शनिस्ट अगर अधीर की बात सुनती उसका अधीर का गला दबाने का मन करता। अधीर ने ही उसे चुड़ैल तानी को ये बताने के लिए मना किया था वह ऑफिस में नहीं है। अब वह तानी के सामने ये बोलती जी बॉस ठीक है वो मिस तानी को मना कर दूंगी। क्या तानी उसे छोड़ देती। इस रिसेप्शनिस्ट को भी चेंज करना पड़ेगा वरना यह अपना काम सही से कैसे करेगी। इधर रिसेप्शनिस्ट ने अपने सामने खड़ी मिस तानी ठाकुर को देखकर अपने मन के अंदर घबराहट के साथ देख रही थी। तानी एटीट्यूड में बोली मुझे अधीर से मिलना है। ये सुनकर उसने खुद को गहरी गहरी सांसें लेकर शांत किया लेकिन बाहर से वह नॉर्मल दिख रही थी। फिर भगवान का नाम लेकर बोली मिस तानी सर शहर से बाहर एक मीटिंग के लिए गए हैं। ये सुनकर तानी को गुस्सा आ गया हो। वो बोली ऐसा कौन सी मीटिंग है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। मुझे जल्दी उस मीटिंग की इन्फॉर्मेशन दो। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट घबराते हुए बोली मैं उसे इस तरह हकलाते देखकर तानी गुस्से में बोली यह मैं बकरी की तरह क्या कर रही हो। जल्दी जो बोला वो करो। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट इस बार हिम्मत करके बोली मैम मैं प्रोजेक्ट की डिटेल आपको कैसे दे सकती हूँ। वह प्रोजेक्ट खुद सर ने तैयार की है। सर उस प्रोजेक्ट को लेकर किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते इसीलिए खुद ही उस मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने गए हैं। जबकि उस प्रोजेक्ट की डिटेल बॉस और उनके असिस्टेंट के अलावा किसी के पास भी नहीं है। ये सुनकर तानी गुस्से में पैर भटकते हुए वहां से चली जाती है। ये रिसेप्शनिस्ट एक गहरी सांस लेती है। अपनी सीट पर बैठकर रिसेप्शनिस्ट जूली इस वक्त एक घुन की तरह पिस रही थी। एक तरफ उसका बॉस एक तरफ ये चुड़ैल अगर अपने बॉस के खिलाफ जाती उसका बॉस उसे कहीं भी जॉब करने लायक नहीं छोड़ता। अगर वह इस चुड़ैल को गलत जवाब देती तब ये चुड़ैल उसे भी कृष्णा की तरह हॉस्पिटल में पहुंचा देती। ये सब सोचते हुए जूली खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें ले रही थी। तभी एक एम्प्लॉय ने आकर अपने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा जूली इस तरह गहरी गहरी सांस क्यों ले रही हो जैसे तू किसी डेंजर जोन से बाल बाल बच कर आए हो। वह रिसेप्शनिस्ट कुछ देर तक उस एम्प्लॉय को देखती है फिर बोली ज्योति तुम्हें पता है अगर तुम्हें बॉस को भी संतुष्ट करना हो उस चुड़ैल मिस तानी को भी संतुष्ट करना हो इस चक्कर में तुम एक को संतुष्ट कर पाओगी एक को तुम नाराज कर दोगी। तुम किसे संतुष्ट करना पसंद करोगी। ये सुनकर ज्योति के हाथ पैर कांप गए। ज्योति रिसेप्शनिस्ट को अजीब तरह से देखते हुए बोली मैं मरना पसंद करूंगी। ये सुनकर जूली बोली तुम मुझे बताओ मैं डेंजर जोन से निकली हुई या मौत से बाल बाल बची हुई। ये सुनकर वो ज्योति समझ गई।
ज्योति उस रिसेप्शनिस्ट को वहीं छोड़कर बिना कुछ बोले अपने डेस्क पर जाकर काम में बिजी होने का नाटक करने लगी। इधर रिसेप्शनिस्ट जूली ज्योति की हरकत को देखकर ना में सिर हिलाते हुए बोली, लोग कहते हैं रिसेप्शनिस्ट की जॉब सबसे अच्छी होती है, उसे बस गेस्ट को अटेंड करना होता है, बाकी उसकी कोई भी मेहनत नहीं होती। लेकिन कोई मुझसे पूछे रिसेप्शनिस्ट की जॉब सबसे डेंजर से भरी है। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब मुझे रिसेप्शनिस्ट की जॉब से प्रमोशन मिलेगा। पांचाल मैंशन में अधीर और कुशा के रूम में कुशा ने जब अपने सारे सगुन के गिफ्ट खोलकर देखे तब किसी ने उसे प्रॉपर्टी के पेपर दिए थे, कात्यायनी जी और नीति जी ने उसे खानदानी हार और कंगन दिए थे। सबसे अच्छा गिफ्ट विक्रम ने दिया था, वो उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स कार। अधीर ने उसे कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था। कुशा उससे बहुत गुस्सा थी। खुद ने बड़बड़ाते हुए कुशा बोली, ऐसे कल बोल रहे थे दोस्ती कर लो, लेकिन एक सगुन का गिफ्ट भी नहीं छूटा। कंजूस कहीं के, अगर मैं बनी मुझे पता चलता अब तक गिफ्ट के ढेर लगा देते, लेकिन आपको मेरी मेहनत की इतनी सी भी कदर नहीं थी, जो एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दिया। मैंने कितनी मेहनत से खाना बनाया था। तभी पीछे से कवि आते हुए बोली, हाँ मम्मा आपने क्या खाना बनाया था? मैं उंगलियां चाटती ही रह गई थी, मेरा ऐसा मन कर रहा खाती जाओ। ये सुनकर कुशा का मन मुंह बन गया। वो बोली, तुम मुझे ताने मार रही हो, अपने डैड के खाने की तारीफ कर रही हो। ये सुनकर कवि को एहसास हुआ उसकी माँ ने उसे गलत समझ लिया है। ये देखकर उसने अपने पीछे से एक कटोरी निकाली, कुशा के सामने कर दी। जब कुशा ने उस कटोरी में देखा उसकी आंखें नम हो गई। उसमें वही चावल थे। जब कुशल खाना बना रही थी तब कुकर फट गया था। उसमें से जब चावल बिखर गए थे, थोड़ी चावल कुकर में रह गई थी। वही चावल इस वक्त कवि ने कटोरी में डालकर कुशा के सामने किए थे। कुछ चावल कवि ने भी खा भी लिए थे। ये देखकर कुशा ने वो कटोरी कवि के हाथ से छीनी, कवि को कसकर अपने गले से लगा लिया। उसने अपने मन में कहा, भले ही तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कभी भी तुम्हें अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अगर कभी मुझे खुद के बच्चे भी करनी पड़े, उनसे भी पहले तुम्हें रखूंगी। एक आंसू बहकर कवि के हाथ पर गिरा। कवि अपना सर उठाकर कुशा का चेहरा अपने हाथों में भरकर बोली, मम्मा आप ही मेरी मम्मा हो। मुझे जन्म किसी ने भी दिया हो, लेकिन पाला तो आपने ही है। मम्मा याद है, आपने एक बार मुझे कृष्णा जी की कहानी सुनाई थी। उसमें आपने कहा था कृष्णा जी की दो मम्मा थी, एक यशोदा और एक देवकी। देवकी माँ ने कृष्णा जी को जन्म दिया था, यशोदा मैया ने कृष्णा जी को पाला था। फिर भी कृष्णा को यशोदा मैया का ही लैला कहा जाता है। फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। भले ही कृष्णा जी बाद में अपनी देवकी मैया के पास चले गए थे, लेकिन मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप ही मेरी मम्मा है, आप ही मेरी मम्मा रहेंगी। भले काव्या मम्मा ने मुझे जन्म दिया था, लेकिन मैंने कभी भी उनका प्यार हासिल नहीं किया। मैं बस आपकी बेटी हुई। ये सुनकर कुशा हैरानी से कवि को देखते हुए बोली, यह सब आपको किसने सिखाया? ये सुनकर कवि कुछ याद करते हुए बोली, वह हमारे घर पर शीला आंटी है ना, उन्हें ही मुझे ये सब बताया था। मैंने एक बार कृष्णा जी की कहानी में जो यशोदा मैया थी और देवकी मैया की उनके बारे में पूछा था ना, तब शीला आंटी ने मुझे बताया था। मम्मा आपको पता ही है आपकी कभी की मेमोरी कितनी अच्छी है, वह हर चीज़ अच्छे से याद कर लेती है। दरअसल कवि की मेमोरी एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी। आप ही मेरी यशोदा मैया हो। मैंने उनसे पूछा था अगर मेरी मम्मा वापस आए, तब तो उन्होंने ने बताया था मेरी काव्या मम्मा कभी भी वापस नहीं आएगी, मैं हमेशा आपकी ही बेटी रहूंगी। ये सुनकर कुशा ने कसकर कवि को गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद कवि और कुशा दोनों ही अपने पेट सेम और कीटन के पास चली गई। वहां पर बहुत देर तक मस्ती की। जब वह लोग वापस आए, उन्होंने देखा राघवेंद्र जी और विक्रम वापस आ चुके थे। सभी लोग लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। कुशा को कुछ जरूरी काम था, वो अपने रूम में जाकर लैपटॉप पर कुछ मीटिंग अटेंड करने वाली थी, इसीलिए वह सीधा अपने रूम की तरफ चली गई। रूम में जाकर उसने देखा जो कवि कटोरी लेकर आई थी वह खाली पड़ी है। ये देखकर कुशा कंफ्यूज हो गई, लेकिन उसके पास ज़्यादा सोचने के लिए टाइम नहीं था। वह लैपटॉप लेकर बालकनी में चली गई। वहां पर कुछ मीटिंग अटेंड की, इतने में डिनर का टाइम हो गया। वह डिनर के लिए नीचे आ गई। सब लोगों ने डिनर किया। विक्रम को अभी भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था।
उसे बार बार सुबह वाला इंसिडेंट याद आ रहा था। कार्तिक और कार्तिक के मोम डैड जब कुशा ने किचन में धमाका किया था तब चले गए थे। कार्तिक डैड को कुछ जरूरी काम आ गया था। कार्तिक को भी हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आया था। कार्तिक की मौत भी उनके साथ ही चली गई थी। सब लोग डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए थे। कुशा आपको कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी, कुछ मीटिंग अटेंड करनी थी। वो एक दूसरे स्टडी रूम में काम कर रही थी। इधर अधीर भी अपनी स्टडी रूम में काम कर रहा था। अचानक कुशा को आइसक्रीम खाने की क्रेविंग होने लगी। दरअसल कभी कभी जब कुछ ऑफिस का काम करती थी तब उसे कुछ न कुछ खाने की क्रेविंग होती रहती थी, जिस वजह से वह अपना ध्यान काम पर लगा सके। इसलिए कुशा बिना लाइट ऑन किए सीधा किचन की ओर जा ही रही थी। अचानक उसे लिविंग रूम की खिड़की के पास किसी की परछाई दिखी, जो कि खिड़की से अंदर आ रही थी। ये देखकर कुशा अलर्ट हो गई। कुशा छुपकर धीरे धीरे चलकर उस खिड़की के पास ही मौजूद पिलर के पास खड़ी हो गई। वो परछाई धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए अंदर आ रही थी। अचानक की परछाई को एक किक पड़ती है। वो उड़ते हुए सीधा लिविंग रूम के कॉफी टेबल के पास आकर गिरता है। उसकी एक जोर की चीख निकल जाती है। कुशा दौड़कर उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाती है, फिर उसके चेहरे पर बुरी तरह घुसे बरसाने लगती है, फिर वापस से किक मारकर उसे लिविंग रूम में इधर उधर उड़ाने लगती है। इधर सब घर वाले तो सो रहे थे। वो सब लोग लिविंग रूम में चीख सुनकर जाग गए थे। सब लोग दौड़कर लिविंग रूम में आए। इधर अधीर भी स्टडी रूम में काम कर रहा था। वह भी दौड़कर लिविंग रूम में आया। नीति जी ने जैसे ही लाइट ऑन अपने सामने का सीन देखकर उनका मुंह आंखें खुला का खुला रह गया। बाकी फैमिली वालों का भी यही हाल था। इधर लिविंग रूम में कुशा उस परछाई को फुटबॉल की तरह इधर उधर लुढ़काते हुए किक पर किक मारे जा रही थी। वह परछाई की दर्द भरी चीखें निकाल रही थी। अचानक की कुशा ने एक उसके प्राइवेट पार्ट पर मारी, जिसके कारण उस परछाई की एक खतरनाक दर्द भरी चीख पूरे पांचाल मैंशन में गूंज गई। इधर अधीर, राघवेंद्र जी, सक्षम और विक्रम ने अपने प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ रख लिए और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही ईशानी, नीति जी, कात्यायनी जी, सुलक्षणा जी हैरान होकर अपने सामने का सीन देख रहे थे। नीति जी ने होश में आकर आगे बढ़कर कुशा से पूछा, कुशा बेटा इसको क्यों मार रही हूँ? ये सुनकर कौशा बोली, मम्मा इसने हमारे घर से खिड़की से घुसकर चोरी करने की सोची, इसीलिए मार रही हूँ। ये सुनकर सब लोग लगभग बेहोश होने वाले थे, लेकिन फिर नीति जी खुद को संभालते हुए बोली, कुशा बेटा ये चोर नहीं है, इसे मैं जानती हूँ। ये सुनकर अचानक कुशा ने मुड़कर नीति जी की तरफ देखा, जैसे वो कन्फर्म करना चाहती हो। अब हैरान होने की बारी कुशा की थी। उसने गलतफहमी के चलते एक इंसान की इतनी बुरी तरह पिटाई कर दी थी, लेकिन गलती उस इंसान की भी थी। कुशा बस नजर झुकाकर खड़ी हो गई। अधीर और सक्षम ने आगे बढ़कर देखा, वह लड़का कब का ही बेहोश हो चुका था। थोड़ी देर बाद पांचाल मिशन में डॉक्टर की टीम आए। उस परछाई वाले लड़के का चेकअप करके बताया, उन्हें बहुत बुरी तरह मारा गया है। उन्हीं ठीक होने में तकरीबन 1 मंथ लग सकता है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा उस इंसान की इनसे क्या दुश्मनी थी जो इन्हें इतनी बुरी तरह मारा गया। अगर ये थोड़ी देर और मार खाते शायद कोमा में भी जा सकते थे। ये सुनकर कर घरवालों की सांसें ही अटक गई। कभी सक्षम बोला, अरे डॉक्टर साहब उसकी दुश्मनी नहीं थी, वह तो बस चोरी चुपके से खिड़की से घर में घुसने की कोशिश की, तब किसी ने उस पर हाथ साफ कर लिया। उसे यह नहीं पता था वह सरप्राइज देने जा रहा है, लेकिन वह खुद सरप्राइज होकर बेहोश हो जाएगा। उस बेचारी को सरप्राइज के चक्कर में जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिल गया। वह कभी भी डॉक्टर साहब किसी को सरप्राइज देने के बारे में नहीं सोचेगा। ये सुनकर सब घुरकर सक्षम को देखने लगे, लेकिन सक्षम ने मासूमियत से बोला, मुझे क्यों बोल रहे हो? जिसने ये सब किया है उससे सवाल करो, मेरे पास थोड़ी ना आपके सवालों के जवाब है। ये सुनकर सब लोगों ने ना में सिर हिलाया। फिर सब लोग कुशा को घूरने लगे। इधर ईशानी ने भी सक्षम को इस तरह देखा जैसे उसने किसी बेवकूफ से प्यार कर लिया हो। इधर सारे घरवाले इसी सवाल के साथ कुशा को घूर रहे थे, अगर वह चोर भी था उसे इतनी बुरी तरह मारने की क्या जरूरत थी? लेकिन कुशा ने किसी से भी अपनी नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं। वह चुपचाप अपनी गर्दन झुकाए बैठी रही। वो लड़का कौन है जिसे कुशा इतना ने मारा? क्या कुशा सब घर वालों के साथ भरी नजरों का सामना कर पाएगी? क्या सब घर वालों को कुशा की आइडेंटिटी पर शक हो जाएगा?
चैप्टर 29 एंटाइटल कुशा सर नीचे करके बोली, वो इतनी रात को खिड़की से अंदर आए थे। मुझे लगा शायद कोई चोर अंदर घुस आया है, इसीलिए मैंने उसकी पिटाई कर दी। ये सुनकर सब लोगों के मन में बस एक ही बात आई, उसे पिटाई नहीं, उसे इंसान की धुलाई करना कहते हैं। इधर अधीर मन ही मन बोला, आज पहली बार मेरी बीवी होने का फर्ज निभाया है। शाबाश। अधीर के चेहरे पर 440 वॉट की स्माइल थी, जिसे देखकर विक्रम अधीर की तरफ देखते हुए सब लोगों से बोला, आज भाई बहुत खुश हैं। इनके पुराने दुश्मन की पिटाई हो गई। यह सुनकर सब घर वाले अधीर की तरफ देखते हैं। अधीर अपनी स्माइल छुपाकर अपने आप को सीरियल दिखाने लगता है। इधर कुशा भी अपनी तिरछी नजरों से अधीर देखने लगती है। अधीर का सीरियस फेस देखकर सब घर वाले नामे सिर हिलाते हैं, उस लड़के के कमरे में चले जाते हैं। सब लोगों के जाते ही अधीर के चेहरे पर वापस से बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो गुस्से से विक्रम को घूरते हुए बोला, क्यों तुम्हें उस पर बड़ा प्यार है? मुझे लगता है तुम अपनी दुश्मनी भूलकर उसके साथ अपना रिश्ता निभाना चाहते हो। ये सुनकर विक्रम का भी मुंह बन गया। वह बोला, उससे दोस्ती मैं इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों तक भी ना करूं। ये सुनकर सक्षम विक्रम की तरफ देखकर बोला, भाई ये कौन है? ये सुनकर विक्रम बताता है, दरअसल ये बैट के दोस्त कृष्ण अंकल का बेटा दहक है। ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा शैतान और चालाक है। ये जब भी कोई गलतियां करता था तब वो सब गलतियों के लिए मुझे और अधीर भाई को फंसा देता था। यह अपनी लॉयर की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। यह शायद आज ही वापस आया है। ये बचपन से ही हम दोनों को मॉम डैड और नानी माँ की नज़रों में गिराने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसकी गलती की वजह से ही नानी माँ भाई से नफरत कर। अभी विक्रम अपनी बात पूरी करता, अधीर ने उसे इशारा कर दिया, इस बारे में किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये राघवेंद्र जी के दोस्त कृष्ण राव का बेटा है। इसका नाम दहक राव है। एक एक्सीडेंट में राघवेंद्र जी और मिस्टर कृष्ण राव एक साथ ही कहीं पर जा रहे थे। उस एक्सीडेंट में राघवेंद्र जी को बचाते हुए कृष्ण राव जी की डेथ हो गई। दहक के जन्म के समय ही दया की मां मिसेज टीना राव की डेथ हो गई थी। दहक का इस दुनिया में उसके पापा के अलावा कोई भी नहीं था। दहक के मोम डैड अनाथ थे। अनाथालय में ही उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। दहक डैड पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इस वजह से वह रजावत कारपोरेशन में राघवेंद्र जी के असिस्टेंट थे। इसी दौरान उन पर एक हमला हुआ, जिसमें राघवेंद्र जी को बचाते हुए मिस्टर कृष्ण राव की डेथ हो गई। राघवेंद्र जी ने दहक को गोद ले लिया। दहक को जब रजावत परिवार में लाया गया, दहक को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, लेकिन उसे अपने डैड की बहुत याद आती थी। कात्यायनी जी और राघवेंद्र जी, यहाँ तक कि नीति जी ने भी अधीर और विक्रम को इग्नोर करना शुरू कर दिया, सिर्फ दहक को अटेंशन देने लगे, जिस वजह से अधीर और विक्रम को दहक से जलन होती थी। वो बचपन में एक दूसरे को परेशान करते थे। जब भी दहक को स्कूल में बुली किया जाता, तब विक्रम और अधीर कभी भी दहक नहीं बचाते थे। इसी बात का बदला दहक इन लोगों को कुछ शैतानी करके विक्रम और अधीर को फंसा कर करता था। जब भी दहक को बुली किया जाता, एक बार एक लड़के ने दहक को वॉशरूम में बंद कर दिया था। अधीर और विक्रम ने ये देखने के बाद भी दहक को बाहर नहीं निकाला था। फिर टीचर ने ही आकर दहक को बाहर निकाला था। जब दहक ने देखा था, विक्रम और अधीर वहीं पर खड़े उसे शैतानी मुस्कुराहट के साथ देख रहे हैं। ये देखकर दहक मन में कुछ डिसाइड करता है। फिर शाम को जब डिनर के टाइम पर एक विक्रम और हदीस डिनर के लिए नीचे आ रहे थे, तब वह विक्रम और अधीर के आगे आगे एक सीढ़ी छोड़कर चल रहा था। अचानक दहक मुड़कर अधीर और विक्रम को वैसे ही शैतानी मुस्कुराहट दी। फिर जानबूझकर इस तरह गिरा जैसे उसे विक्रम और अधीर ने धक्का दिया है। ये देखकर कात्यायनी जी, राघवेंद्र जी और नीति जी घबराकर दहक की ओर दौड़ पड़े। दहक का सर रेलिंग से लग गया था, जिस वजह से दहक के सिर में गहरी चोट आई थी। ये देखकर तो अधीर और विक्रम भी घबरा गए थे। इधर दहक जानबूझकर इतनी चोट नहीं लगाई थी, वो बस जरा सा फिसलकर विक्रम और अधीर को डांट लगवाना चाहता था, लेकिन दहक का सर गलती से रेलिंग से टकरा गया, जिस वजह से रेलिंग के कांचा किनारा उसके सिर में घुस गया था। लेकिन एक हादसे की वजह से वो सब लोग अलग हो गए थे। उस हादसे की वजह से अधीर को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। कात्यायनी जी अधीर से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी, जिसके कारण विक्रम भी अधीर के बिना राजावत मैंशन में नहीं रहना चाहता था। वो भी बोर्डिंग स्कूल में चला गया था।
फिर 12th कंप्लीट करके अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी उसने पीजी में रहकर की थी। इधर 12th कंप्लीट करने के बाद अधीर बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए यूएसए चला गया था। इधर दहक भी अपनी पढ़ाई का बहाना बनाकर बोर्डिंग स्कूल में चला गया था। दहक बोर्डिंग स्कूल 12th कंप्लीट करके अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया में चला गया था। आज बहुत तकरीबन 10 साल बाद मिले थे, लेकिन ठीक से नहीं मिले। तीनों दुश्मनों के मिलने से पहले ही कुशा ने सबसे चालाक और शैतान दुश्मन की धुलाई कर दी थी। फिर सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर नीति जी दहक के पास जाकर उसके बिस्तर पर उसके सर के पास बैठते हुए गौर से देखो देख रही थी। उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोली, तुम 10 सालों बाद आज घर लौटे हो, तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। वो तुम कभी कभी अपनी पिक्चर्स भेज देते थे, वीडियो कॉल पर बातें कर लेते थे, इसीलिए मैंने पहचान लिया, शायद वरना मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाती। क्या तुम्हें कभी भी अपनी मम्मा की याद नहीं आई? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे दोनों बड़े भाई मायने रखते थे? मैं जानती हूँ उस हादसे में गलती तुम्हारी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं तुमने वो सब जानबूझकर किया था। मैं ये भी मानती हूँ उस हादसे के कारण अधीर के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसकी सजा तुमने भी काटी है। यहाँ से हम सब लोगों से दूर रहकर जिस तरह अधीर ने अपने परिवार से दूर रहा है, तुमने भी उस हादसे की सजा के तौर पर हमारे प्यार से दूरी रखी है। अधीर ने फिर भी हम दोनों से मिलने कभी कभी आ जाया करता था, लेकिन तुम हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे। आज जब तुम अपने भाई की शादी के बारे में सुनकर खुशी खुशी घर आए, तब तुम्हारे साथ यह हादसा हो गया। लेकिन नालायक गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें खिड़की से आने की क्या जरूरत थी? ये बोलकर नीति मुस्कुराते हुए दहज के फोरहेड पर किस करती है, फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके अपने रूम में चली जाती है। इधर कुशा अभी रूम में आकर अपना काम कंप्लीट करती है, फिर बिस्तर पर लेटकर एक टक फीलिंग को देखने लगती है। थोड़ी देर बाद अधीर भी रूम में आता है। कुशा को इस तरह जगह देखकर प्यार से बोला, क्या हुआ? ये सुनकर कुशा अधीर की तरफ देखकर अपनी आवाज़ सॉफ्ट में बोली, मेरी वजह से सब घर वाले दुखी हैं, मैंने आपके भाई को भी चोट पहुंचाई। ये सुनकर अधीर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तुमने उसे कुछ ज़्यादा ही मार दिया, खासकर वो लास्ट वाली किक जो तुमने उसके प्राइवेट पार्ट पर मारी थी, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। लेकिन वो ऐसी चोटें बचपन से ही खाते आ रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता, वह हम लोगों को फंसाने के लिए ऐसी चोट खुद को लगवाता रहता था। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यही बोलूँगा, पहले तुम्हें कंफर्म कर लेना चाहिए था वह चोर था या नहीं, क्योंकि कभी कभी हम किसी गलतफहमी के चलते किसी इंसान के साथ हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका दिल गिल्ट जिंदगी भर रहता है। कुशा समझ गई थी अधीर अपनी बात कर रहा है। उसने शादी होने के शुरुआत के 2 दिन तक उसके साथ जो भी किया उसका गिल्ट उसको अभी भी है, लेकिन कुशा इस पर कुछ भी नहीं बोल सकती थी। कुशा को भी बहुत दर्द याद आता था, उसे खुद से ही घिन आती थी। भले ही वो अधीर से कितना भी प्यार क्यों ना करती हो, लेकिन उसका भी एक स्वाभिमान था जिसे अभी ने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था, वो भी एक जिंदा लाश बनाकर। ये सोचते हुए इधर कुशा बेड पर कवि को हक करके सो जाती है। इधर अधीर भी कुशा के मन का हाल समझ सकता था, उसे इतनी बड़ी गलती के लिए इतनी आसानी से माफ़ी नहीं दे सकती। इसमें कुशा की भी कोई गलती नहीं है। हर महिला अपनी शादी के सपनों के साथ साथ अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट नाइट के सपने भी देखती है, लेकिन अगर किसी भी महिला के साथ उसके हस्बैंड के द्वारा उसका पहली रात ही रेप किया जाए, वह महिला कभी भी उस काली रात को नहीं भुला सकती। वह चाहे अपने हस्बैंड को कितना भी प्यार करे, लेकिन वह उस काली रात के लिए वह अपने हस्बैंड को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद ये सब सोचते हुए अधीर भी सो जाता है। अगली सुबह जब कुशा की नींद खुलती है, अपने सामने का सीन देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वह चुपके से ब्लैंकेट अपने सिर तक उड़कर हल्के से बस अपनी आंखें बाहर निकालकर अपने सामने का सीन देखने लगती है। दरअसल सामने अधीर ब्लैक टी शर्ट ब्लैक ट्राउज़र में खड़ा था। उसके बाल गीले थे, अधीर के चेहरे पर कुछ सवेट की बूंदें थी। अधीर अभी अभी जिम से वापस आया था। वह अपनी सवेट से भीगी टी शर्ट निकालकर वेट टॉवल से अपनी बॉडी सवेट सुखाने लगाता है। कुशा घूर घूर कर अधीर की बॉडी को देखने लगी। अधीर अपनी टी शर्ट निकाल दी थी। अधीर के 8 पैक ऐप और कसे हुए डोले वाइड स्क्रीन वी शेप की कमर, उसके परफेक्ट चेहरे पर पसीने की बूंदें ऐसी लग रही हो जैसे किसी ने अधीर की पूरी बॉडी पर मोती चिपका दिए हो।
तभी कुशा धीरे से बोली, व्हाट इज सेक्सी एंड हॉट बॉडी है। तभी कुशा के कानों में धीमी और प्यारी आवाज पिंगाई। तभी कोई सामने अपना सर घुमा कर देखा। उसके पास से एक छोटा सा सर दिखा, जिसे देखते ही कुशा की चीख निकल गई। इधर जो अधीर अपना ट्राउजर निकालकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाने के बारे में सोच ही रहा था, अचानक कुशा और कवि की चीख सुनकर हड़बड़ाकर नीचे गिर गया। ये देखकर कवि और कुशा, जो एक दूसरे को देखकर चिल्ला रही थी, वो अधीर को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। दरअसल जब कुशा ने अचानक कवि को अपने पास देखा, उसे इस तरह देखा, कुशा घबरा गई। फिर घबराहट के मारे उसकी चीख निकल गई। कुशा की चीख सुनकर कवि की भी चीख निकल गई। उन दोनों की चीख सुनकर अधीर भी डर गया, जिस वजह से उसका पैर ड्रेसिंग टेबल में फंस गया। वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अधीर को इस हालत में देखकर कवि और कुशा अपना पेट पकड़कर हंस रहे थे। इधर अधिक गुस्से से उन दोनों को घूर रहा था। ये देखकर कुशा और कवि ने एक दूसरे को देखा, फिर वहां से इस तरह दुम दबाकर भाग गई। एक पल के लिए तो अधीर भी हैरान हो गया। वो दोनों पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई थी। अधीर खुद से बोला, क्या वह सब मेरा वहम था? अगर वह नहीं था, वह दोनों इतनी जल्दी यहाँ से गायब कैसे हो गई? फिर अपना सिर झटकते हुए अपना टॉवल लेकर वॉशरूम में चला जाता है। इधर कुशा और कवि जब नीचे आते हैं, नीचे लिविंग रूम में दहक को बैठा देखकर कुशा स्माइल करती है, लेकिन अगले ही पल कुशा आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। इधर कवि भी हैरानी से कभी अपनी मम्मा को देखती, कभी सोफे की तरफ देखती। चैप्टर 30 दहक का डर। जब कुशा और कवि अधीर से बचकर नीचे आए, उन लोगों ने देखा कि एक लड़का उदास एक्सप्रेस उनके साथ लिविंग रूम में बैठा है। सब लोग उसे दया भरी नजरों से देख रहे हैं। कवि और कुशा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपने सामने के सीन को देख रहे थे। इस वक्त कवि ने एक ब्लैक शॉर्ट और क्रॉप टॉप पहन रखा था, वही कुशा ने ब्लैक एक नाइट ड्रेस पहन रखी थी। वह दोनों एक परफेक्ट माँ बेटी की जोड़ी लग रही थी। उस लड़के ने भी वाइट शर्ट और एक ढीला सा शॉर्ट में बहुत अनकंफर्टेबल सोफे पर बैठा था। सभी लोग उस लड़के के दर्द को समझ रहे थे, खासकर राघवेंद्र जी, सक्षम और विक्रम। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। तभी उस लड़के की नज़र जैसे ही कवि और कुशा पर गई, वो कंफ्यूज हो गया। ये लड़का और कोई नहीं दहक था, जो जब से होश में आया था तब से ही बहुत ज्यादा दर्द में था। इधर विक्रम, जो कब से दहक दर्द भरे एक्सप्रेशन को देखकर एंजॉय कर रहा था, तभी उसकी नज़र दहक की नज़रों में कंफ्यूजन देखा। वो भी दहक की नज़रों का पीछा करता है। उसे सीढ़ियों से नीचे आती माँ बेटी की जोड़ाई पर गई कुशा और कवि को नीचे आते देख उसकी आंखें शरारत चमक उठती है। उसकी आंखों में शरारत और होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वह मन में बोला, ले बेटा, बचपन के सारे बदले मैं आज तुमसे लेकर रहूंगा। ये बोलकर विक्रम ने उसी शैतानी मुस्कुराहट के साथ दहक की तरफ देखकर बोला, दहक, इनसे मिलो। वैसे तुम भाभी से कल मिल चुके हो। सबसे पहले तुम्हारा स्वागत भाभी ने ही किया था। ये सुनकर दहक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में विक्रम को देखने लगा। इधर सब लोग समझ गए थे, कुशा और कवि ने साफ साफ विक्रम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट और आंखों में शैतानी चमक देखी थी। कवि बहुत ज्यादा कंफ्यूज और एक्साइटेड थी। वही कुशा में मन ही मन अपना सिर पीट लिया। वो सब लोगों के सामने दोबारा शर्मिंदा होने से बचना चाहती थी, लेकिन ये गधा विक्रम उसे कभी भी चैन से नहीं जीने देगा। कुशा अपने मन ही मन बोली, तुम एक बार अपने दुश्मन के मजे लो, लेकिन मैं इस चीज का बदला तुमसे बार बार लूंगी। तुमने अपने दुश्मन से बदला लेने के चक्कर में ये भूल गए, तुम मुझसे यानी मॉन्स्टर से पंगा ले रहे हो। विक्रम सच में भूल गया था वो किसको भड़का रहा है। अगर विक्रम को थोड़ा सा भी एहसास होता, वो दहक से बदला लेना अवॉइड कर देता, लेकिन कभी भी कुशा नाम के मॉन्स्टर को भड़काने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन बेचारा दुश्मनी निभाने के चक्कर में भूल गया। वो सोई हुई शेरनी को जगाने जा रहा है। सभी लोग समझ गए थे, विक्रम दहक के घावों पर नमक छिड़कने का काम करने वाला है। सब लोग अधीर, विक्रम और विक्रम की दुश्मनी के बारे में जानते थे। अभी नीति जी कुछ बोलने ही वाली थी। विक्रम आगे बोला, यह मेरी बेटी कवि है। फिर दहक को जलाने के लिए कवि की तारीफ करते हुए बोला, देखो कितनी क्यूट डॉल जैसी है, बिल्कुल मेरे ऊपर गई है। तुमसे छोटा होकर कर भी मेरी एक बेटी है। तुम अभी तक कुंवारे बैठे हो,
वह भी सिंगल, क्या कोई लड़की तुम्हें भाव नहीं देती? फिर विक्रम दहक की तरफ एक काइंड एक्सप्रेशन के साथ देखकर आगे बोला, चल इन सब बातों को छोड़, मैं तुम्हें अधीर भाई की वाइफ से इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। कल रात को तुम भाभी से पिटाई खाने में इतने बिजी थे, तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन चलो अब मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन भाभी से करवा देता हूँ। ये बोलकर विक्रम कुशा की तरफ इशारा करके बोला, यह मिसेज कुशा, अधीर रजावत। लेकिन जैसे ही विक्रम की नज़र उन सब की नज़र से मिली तो वह बर्फ की तरह जम गया। अभी का पूरी बॉडी एकदम स्टीफ और मेल हो गई, उसकी आंखों में एक बहुत ही खतरनाक खौफ नजर आने लगा। इधर जब सक्षम ने देखा विक्रम ने अपनी बात पूरी नहीं की, वह पहले विक्रम की तरफ कन्फ्यूजन में देखता है, फिर उसने जैसे ही विक्रम को ऐसे स्टैचू बने देखा, फिर सक्षम धीरे धीरे से खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, इन विक्रम भाई का कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा अपनी बात आधी अधूरी छोड़ देते हैं, पता नहीं इन्हें कौन से दौरे पड़ते हैं। अगर इतनी ही खुशी से सारी बात बता रहे थे तो बात भी पूरी कर देते, इस तरह सस्पेंस रखने की क्या जरूरत थी। दहक भाई कंफ्यूजन में अपना दिमाग खराब करते रहते, मुझे ही दहक भाई की मदद करनी होगी, ये कंफ्यूजन भी बड़ा सरदर्द है, मैं दहक भाई को इतनी दर्द में देखकर और सर दर्द नहीं दे सकता। फिर सिर हिलाते हुए विक्रम की बात पूरी करते बोला, दहक भाई ये जिन्होंने आपका स्वागत एक चोर समझकर खूब धुलाई करके किया। ये सुनकर दहक की आंखें सदमे, डर, हैरानी और घबराहट में चौड़ी हो गई। वो डर के मारे कांपते हुए कुशा को देख रहा था। अचानक वह नीति जी को कस हक करते हुए बच्चों की तरह रोते हुए बोला, मम्मा मुझे से बचा लो। इधर कवि जो कंफ्यूजन सब लोगों को देख रही थी, उसका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। वो कभी अपनी मम्मा को देखती, कभी अपने डैड को, कभी दहक को, कवि को सब कुछ समझ में आ गया था। कवि मन ही मन बोली, डैड आपने अपने मजाक के चक्कर में गलत इंसान से पंगा ले लिया, अब आपको कौन बचाएगा। हे भगवान, मेरी मॉम को डैड को सजा देने के लिए अच्छे अच्छे आइडिया, और मेरे डैड को थोड़ी हिम्मत देना, वह पिछली बार की तरह जल्दी बेहोश ना हो जाए, वरना तो मजा ही नहीं आएगा। इधर विक्रम की नज़र जब कवि पर गई, वो आसानी से अपनी बेटी के मन की बात समझ गया था, इसलिए वह कवि को कोसते हुए बोला, तुम उसकी बेटी हो या मेरी बेटी, तुम कभी तो मेरा पक्ष ले लिया करो, कभी तो ये सोचा करो अपने डैड को इस मॉन्स्टर से कैसे बचाना है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस इस मॉन्स्टर से प्यार है, तुम्हारा डैड मर जाए या भाड़ में जाए, मैं कितनी भी तकलीफ में हो, लेकिन तुम हमेशा मुझे इग्नोर करके इस मॉन्स्टर का साथ देते। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, एक दिन इस मॉन्स्टर की सजा तुम्हें भी मिले, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे डैड की तकलीफों के बारे में। ये बोलकर विक्रम मन ही मन बच्चों की तरह लोटपोट होकर रोते हुए भगवान की को याद करते हुए बोला, हे भगवान प्लीज मेरी रक्षा करना, कोई मुझे बचाने वाले फरिश्ते को भेजो जो मुझे इस मॉन्स्टर के अत्याचारों से मुझे बचा सके। तभी विक्रम के आंखों के सामने अधीर सीढ़ियों से उतरता हुआ नजर आया, जिसे देखकर ही विक्रम की आंखें चमक उठी। विक्रम मन ही मन बोला, दहक से दुश्मनी अधीर से भी है, ये जरूर मुझे अपनी प्यारी बीवी की सजा से बचा सकता है। एक हस्बैंड के पास कितने टैलेंट होते हैं। अपनी वाइफ को खुश करने के लिए जब भी काव्या मुझे से गुस्सा होती थी, मैं किस तरह उसे आसानी से बना लेता था। चाहे भाई मुझसे कोई टिप मांगेंगे, मैं उन्हें टिप दे दूंगा, लेकिन मैं भाई को कन्वेंस करके रहूंगा वह इस मॉन्स्टर की सजा से मुझे बचा सके। अभी विक्रम ये सारे सपने देख ही रहा था, लेकिन अचानक ही वह सदमे के मारे जम गया। विक्रम बेहोश होने से लगभग बचा ही था, जो दहक अभी नीति जी से लिपट कर बच्चों की तरह रो रहा था, वह अपने दर्द को इग्नोर करते हुए सीढ़ियों की तरफ दौड़कर अधीर के पास पहुंचा। अधीर बच्चों की तरह लिपट कर रोते हुए बोला, भाई मैं आपको सरप्राइज देने आया था, लेकिन भाभी ने मुझे कितना मारा यह आपने देखा है, प्लीज मुझे भाभी से बचा लो, कहीं यह मुझे दोबारा ना मारने लगे। ये बोलकर वो अधीर से लिपट कर बच्चों की तरह रोने लगा। इस वक्त दहक और अधीर को देखकर ऐसा लग रहा था एक बच्चा अपनी माँ से अपने डैड की शिकायत कर रहा है, उसकी माँ अपने बच्चे को शांत करा रही है। ये देखकर अधीर भी दहक के सर पर हाथ फिराते हुए बोला, छोटे कोई नहीं मार रहा तुझे, वह तुम्हारी भाभी को गलतफहमी हो गई थी, घर में चोर घुस गया है, तुम्हें खिड़की से आने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर दहक अपनी नम आंखों से मासूमियत से अधीर की तरफ देखते हुए बोला, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मैंने सोचा था कल सुबह मैं कमरे से निकलकर आप सब लोगों को सरप्राइज दूंगा, लेकिन सबसे खतरनाक सरप्राइज तो मुझे मिल गया।
फिर दहक अधीर की शर्ट से अपना नाक और मुंह पहुंचते हुए दोबारा बच्चों की तरह रोने लगा। इधर सब घरवाले इतने ज्यादा सदमे में थे, अपनी आंखें बार बार मसलकर सामने के सीन को देख रहे थे। एक बार के लिए दहक और विक्रम को इस तरह इमेजिन किया जा सकता था, लेकिन अधीर और दहक को एक साथ इमेजिन करके कात्यायनी जी को हार्ट अटैक ही आते आते बचा था। वो अपनी आंखों में नमी के साथ दहक और अधीर को देख रही थी। इन सब लोगों में नीति जी थी, जो उन दोनों के इतने प्यार को देखकर मुस्कुरा कर देख रही थी। फिर नीति जी मजाक करते हुए बोली, दहक बेटा, अब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है क्या? तुम सीढ़ियों पर दौड़ते हुए अधीर से अपनी भाभी की शिकायत करने चले गए। तुम्हारी इतनी पिटाई होने के बाद भी तुम इतनी स्पीड से अधीर के पास पहुंच गए। मुझे तो लगता है तुम बस दर्द का बहाना बना रहे हो। ये सुनकर दहक को अचानक अपने शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ। वह अकड़कर सीढ़ियों की तरफ झुकने लगा। ये देखकर अधीर दहक को संभालते हुए बोला, छोटे, क्या ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? दहक मासूमियत से बोला, अधीर भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए इतना एक्साइटेड था, मैं अपने दर्द को भूल गया। ये सुनकर विक्रम, जो अब तक सदमे में अपने सामने का सीन देख रहा था, वह खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, दहक का बच्चा बचपन से ही एक्टिंग करता आ रहा है, अभी कितनी खतरनाक एक्टिंग करके भाई को अपने जाल में फंसा रहा है, लेकिन मैं कभी भी भाई को इस शैतान दहक की मासूमियत के जाल में नहीं फंसने दूंगा। ये सोचकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अधीर भाई, ये हमारा दुश्मन है, ये कब से आपके लिए इस तरह छोटा भाई हो गया? ये सुनकर दहक विक्रम की तरफ देखकर अपनी जीभ दिखाई, फिर विक्रम को चिढ़ाने के लिए अधीर को हग कर लिया। ये देखकर विक्रम को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अधीर पर चिल्लाते हुए बोला, अधीर भाई, आपको मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? आपने मुझसे यानी अपने प्यारे छोटे भाई के साथ धोखा किया। आप इतने बड़े धोखेबाज कैसे हो सकते हैं? आज आपको एक फैसला करना ही होगा। ये सुनकर सब लोग विक्रम की तरफ हैरानी से देखने लगे। विक्रम आज कौन सा फैसला करवाना चाहता है? लेकिन दहक और अधीर ने विक्रम को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। अब वो एक दूसरे में ही बिजी थे। विक्रम फिर से चिल्लाते हुए बोला, अधीर भाई, आपको मुझ में या शैतान दहक में से किसी एक को ही चुनना होगा। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। इधर कवे अपना सिर नामे हिलाते हुए मन में बोली, नौटंकीबाज कहीं के, मुझे आपको डैड कहते हुए भी शर्म आती है। काश ये हैंडसम अंकल ही मेरे डैड होते, आपसे ज़्यादा समझदार मैं हूँ, आप बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। इधर कुशा भी अपने मन में बोली, इस गधे विक्रम का कुछ नहीं हो सकता, मुझे भड़का कर दिल नहीं भरा, अपने बड़े भाई को भड़का रहा है। इधर नीति जी विक्रम को ऐसे देख रही थी जैसे किसी बेवकूफ़ को देख रही हो। इधर राघवेंद्र जी तो कब से अपने बेटे अधीर और दहक की इस मूवमेंट से सदमे में थे। वह विक्रम की बात मत कर लगभग बेहोश हो गए थे। आज विक्रम बड़ा ही अजीब बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था विक्रम दहक के आने से खुश नहीं है। इधर कात्यायनी नम आंखों से खुशी अधीर और दहक को देख रही थी। वह अब गुस्से से विक्रम को घूरने लगी। ईशा विक्रम को देखते हुए अपने मन में बोली, मेरे लव, तुम चिंता मत करो। अगर अधीर जीजू ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। वो प्यार से और शिद्दत से विक्रम को देख रही थी। ये तभी उसके कानों में पास ही बैठी आरुषि की आवाज आए। आरुषि बोली, बेवकूफ़ कहीं का। इधर सक्षम विक्रम को देखकर अपनी आंखों में अजीब सी चमक के साथ खड़ा होते हुए बोला, अधीर भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस दुविधा में नहीं फंसने दूंगा। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, जिससे आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी।